दोस्तों टाइम 1870 का था जब कार्ल डेके का जन्म सेलेसिया जर्मनी में हुआ। ये एक अमीर किसान के घर पर पैदा हुआ था, जिसके चलते इसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 25 साल का होते होते उसके पास कमी हो जाती है, और वो थी पिता की। क्योंकि जब वो 25 साल का हुआ तो उसने अपने पिता को खो दिया। उसने अभी तक अपनी खेती बाड़ी को इतना अच्छे से तो नहीं संभाला था, जिसके चलते जितनी भी उसके पिता ने सेविंग कर रखी थी उसी से वो अपना काम चलाता है। एक दिन ऐसा आया जब वो पैसे भी खत्म हो गए, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ जमीन बची थी। तो उसने ये बात सोची कि वो अपनी सारी जमीन बेच देगा, और उसके बाद जो उसके पास पैसा आएगा उस पैसे से वो थोड़ी सी जमीन खरीद लेगा, और जो बाकी बचा पैसा होगा उससे वो कोई ऐसा बिजनेस कर लेगा जिससे उसकी जिंदगी आसान हो जाए। यही बात सोचकर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसके पास कुछ एक पैसे भी बच गए और थोड़ी सी जमीन भी उसे मिल जाती है। उसके पास अब पैसा आ चुका था, तो वो अब इसी बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वो इस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करे, जिसके बाद उसके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए जिससे वो अपनी जिंदगी को आगे बड़े ही आराम से बिता पाए। इसी बारे में अब वो सोच रहा था, बिजनेस के बारे में सोच रहा था कि उसे पता चलता है कि एक बंदा उसकी जमीन को जो कि उसने अब खरीदी है उसे महंगे दाम पर खरीदना चाहता है। तो कार्ल राजी हो गया और उसने वो जमीन भी बेच दी। अब उसके पास काफी सारा पैसा आ चुका था, तो उसने ये बात सोची कि मैं जमीन अब नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे खेती हो पाएगी। तो उसने अपनी सारी की सारी जमीन बेचकर सारा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा सा घर खरीद लिया। वो वहां पर एक दुकान खोलने की सोचता है, और आखिरकार उसने सुअर का मांस बेचने की दुकान खोल भी ली। अब जो घर उसने ले रखा था वो काफी ज्यादा बड़ा था, तो उसने वो दुकान अपने घर में ही खोल ली। वहीं पर वो रहने लगता है, वहीं पर वो अपनी दुकान को चलाने लगता है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने उस बिजनेस पर देकर वो इतना परफेक्ट अपने काम धंधे के लिए हो चुका था कि उसकी दुकान का मांस वहां आसपास में लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। कार्ल के लिए ये सबसे अच्छी बात थी कि घर पर ही वो रहता था पूरा का पूरा दिन। जब भी उसके कस्टमर वगैरह आया करते थे तो वो अपने घर के दूसरे हिस्से में जाकर अपने कस्टमर्स को संभाल लिया करता था। उसके कस्टमर लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जो भी बंदा उसकी दुकान से वो मीट लेकर जाया करता था वो दूसरे को बताता, और दूसरा बंदा जब वहां पर आता उससे मीट लेकर जाता तो वो किसी और को बताता, और इसी तरह धीरे धीरे कर वो अपने टाउन में काफी ज्यादा फेमस हो गया। उसका ये बिजनेस तो बड़े ही आराम से चल रहा था, तो उसने ये बात सोची कि क्यों ना वो कोई ना कोई ऐसी चीज साथ के साथ अपने मीट के यहाँ पर रख ले जो कि लोगों की जरूरत की हो, और वहां से भी वो पैसा कमा पाएगा। तो उसने वहीं पर काफी सारी चमड़े की चीजें रखना शुरू कर दिया, जैसे कि बेल्ट हुई, बैग हुई, या फिर इसी तरह के काफी सारे और भी चीजें। अब वहां पर जो भी बंदा मीट लेने के लिए आया करता था तो उसने ये बात देखी कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का चमड़े की चीजें भी यहाँ पर रखता है, तो वो लोग उसे भी खरीदने लगते हैं, और इसी तरह उसका बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। उसको अपने इस व्यवसाय से जितने भी पैसे मिलते वो वापस उन्हीं पर लगा देता, और इसी तरह करते करते अपना मीट का कारोबार उसने काफी ज्यादा बढ़ा लिया। अब आसपास में रहने वाले शहरों के लोग भी वहां पर आने लगते हैं, और वहीं से उससे ही मीट खरीदने लगते हैं। वो इस तरफ तो बड़े ही अच्छे से पैसे कमा रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसे सिर्फ पैसे का लालच हो, जबकि वो काफी सारे लोगों की अलग अलग तरीके से मदद किया भी करता था। और वैसे वो धार्मिक तौर पर भी भगवान से काफी ज्यादा अटैच था, जिसके चलते वो हर रोज चर्च जाता और उसके बाद वापस अपनी दुकान पर आता। काफी सारे ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जिनके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि कार्ल से मीट खरीद पाए, तो कार्ल उन्हें मीट फ्री में दे दिया करता था। और कभी कभार तो ये बात भी वो कहा करता था कि अगर आप लोग यहाँ पर रहना चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। आधी रात को लोग जब वहां पर मीट लेने के लिए पहुंचा करते थे तो कार्ल ये बात कहता कि अब वापस जाने में आप लोगों को काफी ज्यादा देर हो जाएगी, और मेरी बात मानिए, आप यहीं पर रुक जाइए और सुबह निकल जाइएगा। वो इसी तरह लोगों की मदद करता था, जिसके पास पैसे नहीं हैं अक्सर उन्हें फ्री में मीट दे दिया करता था, और जो लोग दूर से आए हैं उनके पास रहने के लिए इस टाइम घर नहीं है वो अपने घर में ही उन्हें पनाह दे दिया करता था। और कभी कभार तो उसके शहर के काफी सारे लोग जब आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते थे तो कार्ल उनके पास जाकर उन्हें पैसे की भी मदद किया करता था। वो उस टाउन में काफी ज्यादा चहेता बनता जा रहा था, क्योंकि वो किसी भी तरह से हो दूसरे बंदे की मदद करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता था, और उसके ऐसे दयालुपन के कारण वहां पर उस टाउन में लोग उसे वाटर डेके कहकर पुकारने लगते हैं, जिसका मतलब होता है पापा। वो बंदा एक पिता की तरह उस टाउन में मौजूद हर एक बंदे की मदद किया करता था, चाहे उसे रहने में कोई दिक्कत हो, या फिर खाने पीने में दिक्कत हो, या फिर पैसे की ही आर्थिक तंगी उन्हें आई हुई क्यों न हो। जब भी उस टाउन में कोई धार्मिक महोत्सव होता तो कार्ल वहां पर जाकर पूरे तरीके से खुद भी मदद करता, और पैसे की भी या फिर किसी भी तरह की और उससे मदद हो पाती वो उसे किया
करता था, क्योंकि उसके पास पैसे की तो कमी थी ही नहीं और अभी तक उसने शादी भी नहीं की थी, न उसकी वाइफ थी न उसके बच्चे थे। तो शायद उसने भी ये बात सोची होगी कि वो इतने सारे पैसों को लेकर जाएगा कहाँ पर। ये टाउन ही उसकी फैमिली है और इसी के चलते वो उन सब की मदद करने लगता है। उसके बाद टाइम आता है प्रथम विश्व युद्ध का, जब चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था और जर्मनी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो उस टाइम लोग भूखमरी से मर रहे थे, किसी के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन ऐसे टाइम में भी कार्ल वहां पर आने वाले भूखे मुसाफिरों की मदद किया करता था, उन्हें पैसे वगैरह देता। इसके साथ साथ काफी सारा खाना भी वो उन्हें दिया करता था। उस टाइम चारों तरफ महंगाई फैली हुई थी, लेकिन कार्ल उस टाइम भी वहां पर आने वाले लोगों की मदद में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। उन्हें चाहे पैसे की जरूरत हो या फिर खाने पीने की, वो उनकी दिल खोलकर मदद करता है। विश्व युद्ध के दौरान वहां पर उसके घर पर काफी सारे लोग आते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे कर वापस चले भी जाते हैं और कार्ल उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है। इस टाइम भी कार्ल के घर में लगभग 5-6 लोग आए हुए थे और वो वहां पर बड़े ही अच्छे से अपना टाइम बिता रहे थे। सारा कुछ इस टाउन में बड़े ही अच्छे से इसी तरह से चल रहा था। जिसके बाद एक दिन ऐसा आया जब रात के समय कार्ल का पड़ोसी ग्रेबियल ये चीज देखता है कि एक बंदा बड़े ही बुरे तरीके से गिरता पड़ता उसकी तरफ आ रहा है और वो लगातार चिल्ला रहा है कि उसे मदद की जरूरत है। तो ग्रेबियल उसके पास पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद ग्रेबियल की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसके सिर में काफी ज्यादा गहरी चोट लगी हुई थी। उस चोट लगे हुए बंदे ने ग्रेबियल से ये बात कही कि मुझे मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो, एक बंदा है जो कि मुझे मारने पर तुला हुआ है। ग्रेबियल उसके पास जाता है और उसकी मदद करते करते चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, आखिरकार तुम्हारी जान का दुश्मन कौन बना हुआ है। तो उसने कहा कि वो कोई और नहीं जबकि कार्ल है, जिसने हमें रात को यहाँ पर रखने का वादा किया था। हम लोग 2 दिनों से बड़े ही आराम से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आज पता नहीं उसके दिमाग में क्या हुआ कि वो मेरे ऊपर हमला करने लगता है और मेरी जान का वो प्यासा हो चुका था। और टाइम रहते अगर मैं वहां से ना निकल कर आता तो हो सकता है वो मुझे जान से मार ही डालता। ग्रेबियल कुछ समझ नहीं पाता कि इतना अच्छा बंदा जो कि हर एक व्यक्ति की मदद करता है, आखिरकार वो तुम्हें क्यों मारने लगा। तो ग्रेबियल ने उस बंदे से ये बात कही कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम ऐसा करो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो और वहां पर चलकर तुम्हें पट्टी वगैरह करवा देते हैं। वो वहां पर जाते हैं डॉक्टर के पास और वहां पर जब उसे पट्टी वगैरह कर दी गई तो उसने ये बात कही कि वो यहाँ पर आया था, उसे पता चला कि इस शहर में कार्ल नाम का एक व्यक्ति है जो कि इस तरह मुसाफिरों को पनाह देता है और वहां पर हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो मैं उसके पास जाता हूँ और 2-3 दिन तो वो हमसे बड़े ही अच्छे से पेश आता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं आज रात उसे क्या हुआ जो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं अपनी जान बचाकर वहां से ना भागता तो वो मुझे मार ही डालता, क्योंकि उसके पास एक धारदार कुल्हाड़ा है और उसने मेरे सिर पर वार किया। और जब डॉक्टर ने पट्टी करने से पहले उसके वार को देखा तो उसने ये बात कही कि अगर ये थोड़ा सा और इसके सिर की तरफ होता तो हो सकता है ये अपनी जान उसी टाइम गवा देता। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि जिसने इसके ऊपर वार किया उसका कुल्हाड़ा इसके सिर के बीचों बीच नहीं लगा। ये बात सुनते ही ग्रेबियल का दिमाग पूरे तरीके से घूम चुका था कि यार वो बंदा हम लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है, जो कि पूरे के पूरे टाउन की मदद करता है, आने जाने वाले लोगों की मदद करता है और तुम उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हो। तो ग्रेबियल उस बंदे को लेकर पुलिस के पास जाता है और पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पहले तो विश्वास उन्हें भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस कार्ल के घर पर जाती है और उसे ये सारी की सारी बातें बताती है। तो कार्ल ने कहा कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और हो ना हो उस बंदे को किसी तरह का धोखा हुआ है, लेकिन वो चोट खाने वाला बंदा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसने ये बात साफ साफ कही कि मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं जबकि कार्ल ही था। तो पुलिस वालों ने कार्ल से ये बात कही कि हम लोग आपकी दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम लोग अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे साथ चलिए और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है आप बरी हो जाएंगे। तो कार्ल पुलिस के साथ साथ वहां पर आ जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो बंदा भी वहां पर आ चुका था जिसने ये बात कही थी कि कार्ल ने उसके ऊपर हमला किया है और कार्ल भी वहां पर आ चुका था। तो पुलिस वालों ने उस चोट खाने वाले व्यक्ति से कहा कि चलो ठीक है, हम लोग तुम्हारी बात मान लेते हैं और सुबह हम लोग कार्ल के घर पर चलेंगे और वहां पर चलकर तुम डिटेल से बातें बताना कि कहां पर खड़े होकर क्या कुछ हुआ था। और यही बात बोलकर कार्ल को वो लोग वहीं पुलिस स्टेशन में रख लेते हैं। अगली सुबह होती है और जब पुलिस वाले कार्ल के पास पहुंचते हैं जहां पर उसे रात को बंद किया गया था तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कार्ल आत्महत्या कर चुका है। पुलिस वाले हैरान थे कि इस बंदे ने अपनी ही जान क्यों ले ली और क्या वो जो बंदा बोल रहा है वो बात सच है, और वैसे भी वो बात तो अभी प्रूव हुई ही नहीं है तो इसने अपनी जान क्यों गवा दी। और इसी
इसी बारे में डिस्कस करते करते पुलिस वाले कहते हैं कि इस बात को पूरे डिटेल से तो हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम लोग कार्ल के घर पर जाएंगे, क्योंकि आज सुबह हम लोग वहां पर जाने वाले थे और कार्ल वहां पर जाने से पहले ही अपनी जान गंवा देता है। तो हो ना हो इसके घर पर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसे अगर हम लोग ढूंढ लेंगे तो कार्ल हमारा सामना नहीं कर पाएगा। तो वो पुलिस वाले उस बंदे के साथ जिसके ऊपर कार्ल ने हमला किया था उसके साथ जा पहुंचते हैं कार्ल के घर पर। वहां पर वो लोग जैसे ही उसके घर में घुसे तो वहां अंदर से काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है, और ये बदबू आना एक बिल्कुल नॉर्मल बात थी क्योंकि यहाँ पर कार्ल सुअर का मीट बनाया करता था और इसके साथ साथ काफी सारे चमड़े के सामान भी यहाँ पर वो रखा करता था। तो पुलिस अंदर जाती है और वहां पर जाकर उन्हें काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें मिलने लगती हैं, जैसे कि काफी सारी हड्डियों का ढेर। लेकिन ये ढेर बिल्कुल एक नॉर्मल बात है क्योंकि हो सकता है ये सारी हड्डियां पिग्स की होंगी। जब वो मीट बनाया करता था और बाद में जो उनकी हड्डी बचती उन्हें वो एक कोने में इकट्ठा कर लेता होगा। इसी बात को सोचकर पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तो पुलिस वाले अपनी तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही वो लोग वहां मौजूद रसोई में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक काफी ज्यादा अजीब डिश दिखती है जिसके अंदर छोटे छोटे दांत मौजूद थे। पहले पुलिस वालों ने यही बात सोची कि हो सकता है ये सुअर के दांत हों, लेकिन जब उन लोगों ने थोड़ा डीपली उन दांतों को देखना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई पिग के दांत नहीं जबकि इंसानी दांत हैं। और एक दो नहीं, जब उन लोगों ने गिनती शुरू की उस डिश से निकालकर उन दांतों की तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुल 240 दांत मौजूद हैं, वो भी इंसानी। और एक बंदे के मुंह में इतने सारे दांत नहीं आ सकते। तो हो ना हो कार्ल ने यहाँ पर इंसानों की जान ली है, वो भी एक दो नहीं जबकि काफी सारे, क्योंकि ये दांत ही 240 हैं। तो हो ना हो काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास दांत ही नहीं होंगे या फिर वो बूढ़े होंगे। पुलिस ने जब आगे तहकीकात शुरू की तो उन्हें कुल वहां पर 16 फीमर हड्डी मिलती हैं, 4 जोड़ी कोहनी की हड्डियां मिलती हैं और 7 रीढ़ की हड्डियां। और इसके अलावा काफी सारी ऐसी हड्डियां थी जो कि इंसानी शरीर की थी और उनका वहां पर ढेर लगा हुआ था। और जब वहां पर पुलिस ने उन सारी हड्डियों को इकट्ठा किया तो उन लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि लगभग कार्ल ने यहाँ पर 40 से 45 लोगों की जान ली होगी। और ये तो सारी के सारे वो हैं जिनकी हड्डियां मिल गई, और ऐसे काफी सारे और भी लोग होंगे जिनकी यहाँ पर अब हड्डी भी नहीं है और उन्हें मार दिया गया है। लेकिन पुलिस के दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार अगर ये कार्ल ने किया है तो वो ये सब क्यों कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया जब वहां पर कार्ल के द्वारा बनाई गई डिशेज को जाकर पुलिस चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्ल सुअर का मीट नहीं बेच रहा था जबकि उसके अंदर इंसानी मांस भी मिला रहा था। और उसी के कारण पूरी डिश का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाया करता था और लोगों को असल में पता ही नहीं था कि वो किस तरह का मांस खा रहे हैं। वो लोग बस थोड़े से अलग फ्लेवर को लेकर खुश हो जाया करते थे, जिसके कारण हर बार इसी के पास मांस लेने के लिए वो लोग आया करते थे। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कार्ल उन्हें सिर्फ और सिर्फ पिग का मीट नहीं खिला रहा है जबकि उसके अंदर इंसानी बॉडी के पार्ट्स मिलाकर खिला रहा है। ये बात जब उस शहर में जाती है और इस बारे में पता लगता है लोगों को जो कि उससे मीट लेकर आया करते थे तो उनका ये बात सुनकर बुरा हाल हो गया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आज तक सिर्फ और सिर्फ वो किसी जानवर को नहीं जबकि इंसान को भी खा रहे थे, क्योंकि अभी तक उस मीट को खाने वाले लोगों को यही लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ एक जानवर को खाया है। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली तो पूरे के पूरे शहर में, वहां आसपास के शहरों में लोगों के बीच कोहराम मच जाता है और पुलिस वालों को भी आखिर में इस बात का पता चल गया कि कार्ल ने इस तरह आत्महत्या क्यों कर ली थी। क्योंकि अब अगर कार्ल जीवित होता तो यहाँ पर ये भीड़ जो है उसे जिंदा वापस नहीं छोड़ने वाली थी और पता नहीं ये भीड़ उसकी कितनी बुरे तरीके से जान लेती, जिसके चलते शायद उसने अपनी जान पहले ही ले ली। अभी तक उस टाउन में रहने वाले लोगों की नजरों में कार्ल एक देवता था, भगवान था। वो लोग उसे अपना पिता कहा करते थे, लेकिन वही पिता उन्हें इंसानी बॉडी खिला रहा था। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? कार्ल का बचपना वैसे तो बड़े ही अच्छे से बीता था, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसने ये रास्ता क्यों अपनाया होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइम 10 नवंबर 2010 का था जब टीना हरमैन अपनी जॉब पर नहीं पहुंचती है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो अपनी जॉब पर ना आई हो या फिर जॉब पर ना आना हो तो उसने अपनी मैनेजर को कॉल ना किया हो। तो उसकी मैनेजर वैलरी इस बात को लेकर परेशान होने लगी कि आज ना तो वो खुद आई और ना ही उसने कॉल किया, तो आखिरकार उसे क्या परेशानी हुई होगी। और ये बात सोचकर वो खुद ही उसे कॉल करने लगती है और दूसरी तरफ टीना उसके फोन को उठाती ही नहीं। वैलरी को कुछ समझ नहीं आया कि
आखिरकार टीना आज जॉब पर भी नहीं आई और जब मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो वो फोन क्यों नहीं उठा रही। और इसी तरह सोचते सोचते दोपहर हो जाती है और उसके बाद शाम होने लगी और पूरा का पूरा दिन उसकी मैनेजर उसे कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ टीना ने अभी भी उसे रिप्लाई नहीं दिया था। वैलेरी को इस बारे में भी पता था कि टीना का कुछ ही दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है और उन दोनों के बीच अभी लड़ाई चल रही है। तो वो इस बात की भी चिंता कर रही थी कि उन दोनों की इस बहस के बीच में ही टीना के साथ कोई दुर्घटना ना घट गई हो। तो उसने पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस को सारी घटना बताई कि इस तरह आज मेरी एम्प्लॉय काम पर नहीं आई है और ना ही वो फोन उठा रही है, तो मुझे उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता हो रही है, प्लीज आप लोग जाकर जरा उसे चेक कर दीजिए। जब पुलिस टीना के घर पर जाकर नॉक करती है तो कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता और अभी भी घर के अंदर लाइटें जल रही थी और पंखे भी चल रहे थे। तो पुलिस को यही समझ में आया कि शायद इसका कोई जानकार इसके घर पर आया होगा और उसी के साथ अभी भी ये काफी ज्यादा बिजी है और अंदर शायद ये लोग टीवी वगैरह देख रहे होंगे और वो इस बात को सोचकर वापस चले जाते हैं। अगला दिन होता है लेकिन टीना अभी भी अपने काम पर नहीं गई। तो उसकी मैनेजर ने सोचा कि मुझे खुद ही जाकर वहां पर थोड़ा चेक करना चाहिए कि आखिरकार वो कहां पर बिजी है और वो अभी तक काम पर भी नहीं आई और उसने मेरा किसी भी तरह का कोई फोन भी उठाया नहीं। और वैलेरी जब टीना के घर पर पहुंची, उसके दरवाजे पर नॉक किया तो किसी ने भी दरवाजा फिर भी नहीं खोला। तो वैलेरी घर में मौजूद खिड़की से अंदर देखती है कि ऐसा अंदर क्या चल रहा है कि ना तो टीना बाहर आ रही है और ना ही वो दरवाजा खोल रही है। और अंदर के माहौल को देखकर वैलेरी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि चारों तरफ पूरे तरीके से खून फैला हुआ था। उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया कि आखिरकार उसने क्या देखा है। This is Deputy Sylvia. Can I help you? Yes, this is Valerie Haythorne. I called in last night about Tina Herman being missing. I am out at her house now. I just went in her home because I'm so worried about her. There is blood everywhere. Okay. Where are you at? I'm sorry. I just got back today, so. Okay. So you just need to kind of fill me in a little bit, okay? Tina Herman works for me. She did not show up for work yesterday, and we have not been able to locate her or her children for the last 24 hours now. I just spoke with. No, I'm sorry, ma'am. Okay. I just need an address. I just need an address. 481 Kings Beach Drive in Apple Valley. Okay. Just give us a few minutes and we'll be en route, okay? Okay, that's. Don't go back in the house. I'm not going anywhere. I'm staying in the driveway. Okay, thank you. No, right. All right, bye. Bye. पुलिस भी जल्द से जल्द वहां पर आ पहुंचती है और पुलिस वालों ने वैलेरी से कहा कि आप प्लीज अंदर मत आइएगा। जब पुलिस वालों ने घर का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि पूरे के पूरे घर में खून बड़े ही बुरे तरीके से फैला हुआ है। छतों को देखा जाए, दीवारों को देखा जाए या फिर घर में मौजूद फर्नीचर को ही देखें तो यहाँ पर जगह जगह पर खून लगा हुआ है। यहाँ पर तो खून कहीं कहीं पर लगा हुआ था, लेकिन पुलिस जैसे ही बाथरूम में पहुंचती है तो वहां का तो मंजर और भी ज्यादा दर्दनाक था। पुलिस यहाँ पर जब छानबीन कर रही थी तो एक व्यक्ति का और भी कॉल आया और उसने कहा कि सर मेरी गर्लफ्रेंड गायब है। उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम स्टीफनी है और वो 41 साल की है। पुलिस ने जब उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी शुरू की कि आखिरकार वो कहां पर गई थी, लास्ट टाइम में आपने उसे कहां पर देखा था, तो उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि वो अपनी दोस्त टीना से मिलने के लिए गई थी और वो कल से ही गायब है। पुलिस जब टीना के आस पड़ोस में पूछताछ करती है, उसके मैनेजर से टीना के बारे में पूछती है तो उन्होंने बताया कि इनके घर पर टीना के अलावा इसके 2 छोटे बच्चे और इनका एक सिर्फ कुत्ता रहा करता था, क्योंकि ये अपने पति से काफी दिन पहले ही अलग हो चुकी थी और अब ये एक और ही लड़के के साथ डेट कर रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उसके साथ भी इसकी लड़ाई हो चुकी थी और अब ये बिल्कुल अकेली थी, जहां इसके लड़के का नाम कोडी और इसकी लड़की का नाम सैरा है और इसके अलावा इनके घर से इनका एक कुत्ता भी गायब है। धीरे धीरे कर पुलिस वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें पता चलता है कि ये बाहर जो गाड़ी खड़ी है ये दरअसल टीना की नहीं जबकि इसकी दोस्त स्टीफनी की है और स्टीफनी के बॉयफ्रेंड का भी कॉल आ चुका है कि वो भी गायब है। और पूरे तरीके से देखा जाए तो इस घर से स्टीफनी, टीना, सैरा, कोडी के साथ साथ उनका कुत्ता भी गायब है। और आखिरकार ऐसा कौन चोर आया होगा, कौन ऐसा किडनैपर आया होगा जिसने एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा
और वो उसे भी किडनैप करके अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस पूरे घर को छान चुकी थी, लेकिन उनके हाथ एक भी ऐसा एविडेंस नहीं लगा जिससे वो इस बात को साबित कर पाए या फिर अंदाजा ही लगा पाए कि इसके पीछे आखिरकार किसका हाथ है। और जब उन्हें एविडेंस नहीं मिल रहे थे तो सबसे पहले पुलिस ने टीना के उस बॉयफ्रेंड को ही पकड़ा जिसके साथ उसकी कुछ ही दिनों पहले लड़ाई चल रही थी। उन्होंने उससे काफी सारी पूछताछ की कि आखिरी टाइम वो टीना से कब मिला था, किस बात पर उनकी लड़ाई हुई थी और जिस दिन टीना गायब हुई आखिरकार वो उस दिन कहां पर था। और टीना के बॉयफ्रेंड ने भी इस तरह के सारे एविडेंस पेश कर दिए कि वो इस केस में इनरोल नहीं था। पुलिस उसे छोड़ जरूर देती है, लेकिन वो अभी भी उसके ऊपर नजर बनाए हुए थी। दूसरे नंबर पर अब पुलिस जिस पर शक कर सकती थी वो था टीना का पति लैरी। और पुलिस वालों ने लैरी से भी काफी सारी पूछताछ की और लैरी ने भी वो सारे के सारे सबूत पुलिस के सामने पेश किए कि आखिरी टाइम जिस टाइम टीना के साथ ये सारी की सारी घटना घटी थी, मैं अपने दोस्त के साथ डिनर करने के लिए गया हुआ था और दिन में भी अगर आप लोग देखें तो मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ गोल्फ खेल रहा था। पुलिस के हाथ पूरे तरीके से खाली थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इस केस के पीछे कौन होगा। और उसी टाइम उन लोगों का ध्यान जाता है टीना के घर पर अब मौजूद काफी सारे बैग्स के ऊपर। वो सारे बैग बिल्कुल नए नजर आ रहे थे और उनके ऊपर उनका बिल भी लगा हुआ था। और पुलिस को और कुछ तो मिला नहीं तो उन्होंने यही सोचा कि क्यों न हम लोग इसी पर थोड़ी छानबीन कर लें। तो पुलिस उस बिल को लेकर उसी शोरूम में पहुंचती है जहां से वो बिल लिया गया था और वो सारा का सारा सामान खरीदा गया था। वहां पर जाने के बाद जिस व्यक्ति ने वो सारे के सारे बैग खरीदे थे उसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ जाती है और बिल काउंटर पर जाकर पुलिस को भी पता चल गया कि ये मैथ्यू ब्रिजेरी है जिसने यहाँ पर काफी सारे बैग खरीदे थे। उसके बाद वो यहाँ से चला गया। और अब के अगर हालात देखे जाएं तो वो सारे के सारे बैग टीना के घर पर मौजूद हैं। उन लोगों ने उसका पता लिया और पुलिस जा पहुंचती है मैथ्यू के घर पर। वहां पर जाने के बाद वो उसके डोर को नॉक करती है और मैथ्यू ने आकर दरवाजा खोल भी दिया। पुलिस उसे पहली ही नजर में पहचान भी गई और उससे पूछताछ करनी शुरू की कि तुमने इस तरह से उस जगह से काफी सारे बैग खरीदे थे और अब वो सारे बैग कहां पर है। तो मैथ्यू इस बात पर आनाकानी करने लगता है और पुलिस को समझ आने लगा कि ये बंदा हमारी बातों को इग्नोर करके अपने आप को शायद बचाने की कोशिश कर रहा है। तो उन लोगों ने तुरंत उसे अपनी हिरासत में लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन उसे पकड़ कर लेकर गई। और इसके अलावा भी वो उसके घर पर काफी सारी छानबीन करती है क्योंकि हो सकता है वो सारे लोग जो कि टीना के घर से गायब हो चुके हैं शायद इस व्यक्ति ने यहीं पर बंदी बनाकर रख रखे हों। और जब वो उसके घर की थोड़ी तहकीकात करते हैं तो उन लोगों ने पाया कि इसके घर के हर एक कमरे में काफी सारे पत्ते बिखरे हुए हैं और वो भी इस तरह के नहीं कि शायद इसने साफ सफाई ना की हो, जो कि इस तरह के पेड़ों के पत्ते जो कि पेड़ इसके घर के आसपास है ही नहीं। तो पहली नजर में ही पुलिस को इस बात का अंदाजा होने लगा था कि यार ये बंदा किसी न किसी तरह से साइको है और उन लोगों को गायब करने के पीछे जरूर इसी का हाथ होगा। इसी तरह की काफी सारी बातें करते करते पुलिस वाले और कमरों में भी उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वहां पर भी वो सारे के सारे लोग नहीं मिले। तो पुलिस के दिमाग में ये बात आई कि इस व्यक्ति ने हो सकता है उन सभी लाशों को छिपाने के लिए इन सारे पत्तों को इकट्ठा किया हो। तो इंस्पेक्टर उन पत्तों की ही छानबीन करने लगते हैं और उन्हें साफ सफाई करके वहां से हटाकर उनके नीचे चेक करते हैं कि शायद यहाँ पर वो सारे लोग मौजूद हों जो कि उस घर से किडनैप कर लिए गए थे। लेकिन पत्तों के नीचे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इसी तरह साफ सफाई करते करते और उन लोगों को ढूंढते ढूंढते जब वो बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर सैरा मिल जाती है। वो वहां पत्तों के ऊपर एक गद्दे जैसी चीज के ऊपर उसे लेटाया गया था और अभी वो बेहोश थी। उसके दोनों हाथों को बांधा गया था, पहले तो रस्सी से बांधा गया, उसके बाद उसके ऊपर टेप भी लगा दी गई, दोनों पैरों को बांध दिया गया क्योंकि शायद मैथ्यू नहीं चाहता था कि ये लड़की किसी भी तरह से यहाँ से बच निकले। मैथ्यू को हिरासत में लिया जा चुका था और इस बात का पता चलते ही पुलिस को कि इसके घर से एक लड़की मिली है जो कि उन्हीं लोगों में से है जो कि उनके घर से गायब हुए थे। तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की मैथ्यू से और दूसरी तरफ सैरा को भी हॉस्पिटल भेज दिया गया और वहां पर ले जाने के बाद सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि इसकी एक उंगली भी गायब है। उन लोगों ने सैरा से पूछा कि बेटा तुम्हारी उंगली को क्या हुआ। तो सैरा ने काफी ज्यादा घबराते घबराते इस बारे में बताया कि मैथ्यू ने उसकी ये उंगली काट दी क्योंकि वो अपने वापस घर जाने की जिद कर रही थी। और इसके अलावा जब उसके घर वालों के बारे में पूछा गया तो सैरा ने साफ मना कर दिया कि वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि
उसके बाकी फैमिली मेंबर कहां पर हैं। लेकिन मैथ्यू बिल्कुल अच्छी हालत में पुलिस के पास था, तो उन लोगों ने मैथ्यू से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन मैथ्यू ने अपनी जबान से एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला। इसी तरह ये इन्वेस्टिगेशन काफी दिनों तक चलती है। हर रोज मैथ्यू को एक टेबल पर ले जाकर बैठा दिया जाया करता था और उसके बाद उसके सामने आकर काफी सारे अलग अलग पुलिस वाले उससे पूछताछ करते कि ये बाकी पूरी फैमिली कहां पर है और क्या वो जिंदा भी है। लेकिन मैथ्यू आराम से बैठकर चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहता और कभी भी उसने उनकी बातों का रिप्लाई नहीं दिया। पुलिस के साथ उसकी ये पूछताछ लगभग एक हफ्ते तक चलती है, लेकिन एक पूरे हफ्ते में मैथ्यू ने पुलिस वालों के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे वो इस बात का अंदाजा लगा सके कि अब वो लोग कहां पर होंगे। मैथ्यू के घर पर मौजूद पत्तों को देखकर पुलिस को ये बात समझ आने लगी थी कि इसे जरूर किसी न किसी तरह की दिमागी प्रॉब्लम है जिसके कारण इसने ये सारे कारनामे रचे होंगे। और वो एक साइकियाट्रिस्ट को भी लाकर उससे बात करवाते हैं और इसी तरह उसके साथ काफी दिनों तक पूछताछ चलती रहती है और हर रोज उससे यही बात पूछी जाती थी कि वो बाकी फैमिली मेंबर कहां पर हैं और वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं। और एक दिन ऐसा भी आया जब मैथ्यू ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो फैमिली कहां पर है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात एक ही शर्त पर बताऊंगा। पुलिस वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस उस फैमिली के बारे में हमें बता दो। तो उसने कहा कि मैं उन लोगों की लोकेशन आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन वो सारी की सारी बातें लिखने के बाद मैं यहाँ से चलकर जाऊंगा और आप लोग मुझे पीछे से शूट कर दीजिएगा। उसकी ये बातें सुनकर पुलिस वाले पूरे तरीके से हैरान रह गए कि आखिरकार ये बंदा किस तरह का है और ये किस तरह की शर्त उन लोगों के सामने रख रहा है। पुलिस वालों ने आराम से बैठकर मैथ्यू को समझाया कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की फिजिकली या फिर मेंटली प्रॉब्लम है तो हम लोग उसका भी तुम्हारा सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। और इसी तरह कुछ देर और बातें करने के बाद आखिरकार मैथ्यू ने उन लोगों का पता बता दिया। पुलिस उस जगह पर जाती है जहां का उसने पता बताया था। वहां पर जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि मैथ्यू ने उन सभी लोगों को मार डाला और उन्हें मारकर एक पेड़ के खोल में डाल दिया है। उन सभी की डेड बॉडीज को लेकर पुलिस वापस आती है और मैथ्यू से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, और अगर तुमने ये किया भी है तो सैरा नाम की उस लड़की को आखिरकार क्यों छोड़ दिया। तो मैथ्यू ने अपनी पूरी स्टोरी शुरू से बताई। मैथ्यू ने बताया कि मुझे बचपन से ही काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था और उसी के चलते मैंने चोरी चकारी करना सीख लिया था और मैं यहाँ पर भी सिर्फ चोरी करने के लिए आया था और यहाँ पर मैं एक दिन पहले ही आ गया था ताकि मैं यहाँ की इनकी पूरी हरकतों को देख सकूं कि आखिरकार ये लोग पूरा दिन क्या करते हैं, किस टाइम घर अकेला रहता है और मैं किस टाइम जाकर बड़े ही आराम से इनके घर से चोरी करके वापस आ सकता हूँ। तो मैं एक दिन पहले ही आया, रात को भी मैंने सारी इनकी गतिविधि ही देखी और उसके बाद फाइनली 10 तारीख आई जिस दिन मैंने उस घर में चोरी करने की सोची थी और उस दिन सारी की सारी फैमिली तैयार होकर बाहर काम करने के लिए जा चुकी थी। उनके बच्चे भी स्कूल जा चुके थे और मैंने बड़े ही आराम से वहां पर जाकर चोरी करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस टाइम उनके घर पर कोई था ही नहीं, तो मैं उनके घर में मौजूद पिछली खिड़की से अंदर घुसता हूँ और वहां पर चोरी करना शुरू करता हूँ। वैसे भी उनके घर के आसपास और कोई घर नहीं था और जो घर थे वो उनसे थोड़ा दूर थे, जिसके चलते मुझे इस बात का तो कोई भी खतरा नहीं था कि इस घर के अंदर जब मैं चोरी करूंगा तो शीशे से मुझे कोई अंदर देख लेगा। और इसी तरह मैं बड़े ही आराम से अंदर चोरी कर रहा था। मुझे चोरी करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन बैठा रखी थी कि इस टाइम तक घर पर कोई भी नहीं आने वाला। उससे पहले ही वो दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ गए और हड़बड़ाहट में मैं कुछ समझ नहीं पाया कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। दूसरी तरफ मैंने उनके कुत्ते को तो पहले ही निपटा दिया था, क्योंकि जब से मैं उनके घर के अंदर घुसा था वो लगातार मुझे भौंकता जा रहा था और मैं अब उसका क्या करता, क्योंकि ज्यादा कुत्ता अगर भौंकेगा तो कोई ना कोई उनका पड़ोसी, भले ही उनका घर दूर वो हो सकता है घर संभालने के लिए आ जाए। तो मैंने सबसे पहले उसे शूट कर दिया और उसके बाद मैं जस्ट चोरी कर रहा था कि वो दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ गए। कुछ ही देर बाद उनकी मोम भी घर पर वापस आई और अब तक सारा मामला बिगड़ चुका था। और अगर मैं उन तीनों को ना मारता तो हो सकता है वो शोर करते और उसके जो पड़ोसी मौजूद हैं वो वहां पर आ जाते। मैंने उन माँ बेटे को दोनों को निपटा दिया, लेकिन लड़की को नहीं मार पाया तो मैंने उसे वहीं पर बेहोश करके छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे कर इसी तरह एक और महिला वहां पर आती है और जब वो महिला अंदर आई तो मैंने उसे भी निपटा दिया। लेकिन इन सारी लाशों को मैं यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मुझे खुद का फंस जाने का डर था। तो मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हीं सब बैगों में डाला जो कि आप लोगों ने उस सीसीटीवी में बैग खरीदते हुए मुझे देखा था। मैंने उन सभी को बैग में फिट किया और उसके बाद टीना की गाड़ी में रख दिया। उसके साथ ही मैंने उस लड़की को भी ले लिया जिसके लिए मेरा प्लान ये था कि मैं उसे यहाँ घर
घर पर आकर निपटा दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं उसे नहीं मार पाया। तो मैंने सबसे पहले उन सभी को जंगल में ले जाकर वहां निपटाया, जहां से अब आप लोगों ने उनकी बॉडी निकाली है। और ये लड़की ये तो मेरे साथ ही रह रही थी और मैंने इसकी बाद में देखभाल भी की थी। ये काफी ज्यादा शोर किया करती थी, तो मैंने एक दिन इसकी उंगली काट दी और उसके बाद ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करने लगी जैसे कि मैं बोल रहा था। जैसे जैसे ये शांत रहने लगी तो मुझे भी इसका नेचर काफी ज्यादा पसंद आया और आखिरकार मैंने यही डिसाइड कर लिया कि मैं इसे नहीं मारूंगा और मैं इसकी सिर्फ देखभाल करूंगा, लेकिन इसे बाहर भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर ये बाहर चली जाती है तो बाहर जाकर मेरे बारे में सबको बता देगी और उसके बाद में पकड़ा जाऊंगा। तो मैं इसे यहीं पर रखता, इसे खाना पीना वगैरह इसको सब कुछ दिया करता था मैं, लेकिन इसके हाथ पैरों को भी इसलिए बांध कर रखता था कि ये कहीं भाग न जाए। और इसके अलावा आप चाहे तो लड़की से भी पूछ सकते हैं, मैंने उसे मूवी वगैरह भी दिखाई थी। पुलिस मैथ्यू की ये सारी बातें सुनकर और जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था, इन सभी चीजों को देखकर उसे एक साइकेट्रिस्ट से भी मिलवाया। और जब उसकी सारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, भले ही उसकी मेंटली रिपोर्ट हो या फिर उसकी क्राइम रिलेटेड रिपोर्ट हो, उन सभी को इकट्ठा करके जज के सामने पेश किया गया। और जज ने ये सारी चीजें देखकर पहले तो उसे डेथ पेनल्टी देने की सोची थी, लेकिन जब वो मानसिक तौर पर इतना ज्यादा कमजोर है तो वो उन्होंने नहीं दी और आखिर में मैथ्यू को उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा केस होने वाला है वो होने वाला है इंडोनेशिया से, जहां पर एक कॉफी शॉप में दो काफी ज्यादा पुरानी दोस्त आपस में मिलती हैं। आपस में बैठकर वो लोग कॉफी भी पीते हैं, लेकिन कॉफी पीने के कुछ ही देर बाद उनमें से एक लड़की वहीं पर जमीन में गिर गई। जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाया गया। वहां पर एम्बुलेंस आकर उसे हॉस्पिटल लेकर भी जाती है और जब उसको चेक किया गया कि आखिरकार इसकी मौत किस कारण हुई, तो उन्हें पता चलता है कि इसके शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में साइनाइड गया है। लेकिन आखिरकार वो जहर इसके शरीर में कैसे पहुंचा? क्या वहां पर किसी ने ये पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी कि ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और वो इस तरह से उनका शिकार कर लेगा? जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, इन सभी चीजों का भी खुलासा होता है। लेकिन आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्या किया था कि सामने वाले व्यक्ति ने इस लड़की की जान लेकर अपना गुस्सा शांत किया? जकार्ता, इंडोनेशिया, 1998 ये वो जगह थी जहां पर जेसिका का जन्म हुआ। इसके पिता विनार्डी की खुद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी और इसकी माँ एक टीचर थी। ये दोनों ही माता पिता अपनी बेटी जेसिका का बड़े ही अच्छे से पालन पोषण करते हैं और 2005 आते आते ये लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर शिफ्ट हो गए। इसके पिता ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर अपनी फैक्ट्री को काफी ज्यादा तरक्की पर पहुंचाया और देखते ही देखते उनका बिजनेस काफी ज्यादा फलने फूलने लगा। जेसिका को बचपन से ही ग्राफिक डिजाइनिंग का काफी ज्यादा शौक था, तो वो इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने की सोचने लगी। उसके माता पिता ने भी इस बात में उसका पूरा का पूरा सहयोग किया, क्योंकि अब अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और जिस भी तरह से उनकी बच्ची आगे जाना पसंद करती है तो वो लोग भी उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए वो वहीं पर मौजूद बिली ब्लू कॉलेज ऑफ डिजाइन में जाकर एडमिशन लेती है। वो वहां पर काफी अच्छा अपना टाइम बिता रही थी और इसी टाइम उसकी मुलाकात वहीं पर उसकी जो आगे चलकर काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड बनने वाली थी मिर्ला सिलेहिन से हुई। वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छा टाइम बिताने लगते हैं और धीरे धीरे कर उनकी ये दोस्ती और ज्यादा पक्की होने लगी। जब अपना सारा का सारा कॉलेज टाइम वो आपस में अच्छे से बिता रहे थे और अच्छी तरह से वो बीत भी रहा था, तो एक टाइम ऐसा भी आया जब उनका कॉलेज पूरा हो गया। मिर्ना ने जेसिका से बताया कि इस तरह आरिफ नाम का एक लड़का है जिसे मैं काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ और अब मेरा कुछ इस तरह का विचार है कि मैं वापस इंडोनेशिया जाऊंगी और वहां पर जाकर उससे शादी कर लूंगी। जेसिका भी मिर्ना की इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हुई और आखिरी टाइम वो लोग इसी तरह हंसी खुशी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मिर्ना वापस इंडोनेशिया में आकर अपने उसी दोस्त आरिफ से एंगेजमेंट कर लेती है। अभी भी सब कुछ बड़े ही मजे से चल रहा था कि इसी बीच मिर्ना फिर से जेसिका के पास वापस ऑस्ट्रेलिया जाती है, क्योंकि वहां पर उसे कुछ काम था और वहां पर वो गई ही थी तो अपनी वो बेस्ट फ्रेंड से बिना मिले किस तरह से रह सकती थी। वो उससे बात करती है और वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। वो लोग आखिर में एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं और वहां पर बैठकर अपने बारे में आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं
कि आजकल तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, और जेसिका मिर्ना से पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। और इन्हीं बातों बातों में मिर्ना को पता चलता है कि जेसिका भी अब रिलेशनशिप में आ चुकी है और वो पैट्रिक ओकनोर नाम के एक लड़के को डेट कर रही है। जैसे ही मिर्ना को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत जेसिका से कहा कि तुम्हें इस लड़के से दूर हो जाना चाहिए। ये हमारे साथ हमारे कॉलेज में था और इसके अगर नेचर की बात की जाए, इसके कैरेक्टर की बात की जाए तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। अभी तक जेसिका और पैट्रिक एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे और ऐसी बात मिर्ना की सुनकर जेसिका को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती, मैं उसके साथ रही हूँ, उसके साथ मैंने काफी सारा अपना टाइम बिताया है और वो तो बिल्कुल बढ़िया व्यक्ति है। लेकिन मिर्ना की जेसिका काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी तो उसने और ज्यादा उसे समझाना शुरू किया कि यार तुम मेरी बात को समझो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन जेसिका अपनी दोस्त की ऐसी बातों को सुनकर उससे काफी ज्यादा नाराज हुई और वो मिर्ना से काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद वहां से चली जाती है। मिर्ना ने उसे काफी ज्यादा समझाया लेकिन जेसिका मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो आखिर में मिर्ना ने भी यही बात सोची कि यार मैं इसकी इतनी अच्छी दोस्त हूँ और मैं इसे गलत राय क्यों देने लगी। लेकिन इसे देखा जाए तो ये पूरी तरह से प्यार में अंधी हो चुकी है और अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। और इतना ही सोचकर वो उससे बिना बातें किए वापस फिर से इंडोनेशिया आ जाती है। दूसरी तरफ जेसिका अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसके साथ लड़ाई करने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हो, इस तरह से प्यार करने का ये सारा का सारा तुम्हारा नाटक है और तुम्हारी अगर असलियत देखी जाए तो मैं अब तुम्हें पहचान चुकी हूँ। और ये टाइम था 26 जनवरी 2015 का, जब जेसिका के बॉयफ्रेंड का पुलिस के पास कॉल जाता है और उसने सारी की सारी बातें पुलिस को बताई कि लगता है सर मेरी गर्लफ्रेंड पागल हो चुकी है, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, मेरे साथ लड़ाई कर रही है और अपने आप को भी पूरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस उनके घर पर जाती है और उन दोनों के बीच सुलह कराने के बाद वापस आ गई। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जेसिका अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा नाराज थी और उसकी ये नाराजगी उसे लगातार डिप्रेशन की तरफ ले जा रही थी। वो अपने काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाई और उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती कि यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार किया, लेकिन उसे भी अगर देखा जाए तो वो भी इस तरह दगेबाज निकला जिसकी पहले ही काफी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। जेसिका अब ड्रिंक करने लगी थी और उसका अपने काम पर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं था। तो ऐसा एक दिन आया जब वो रात को ड्रिंक करके गाड़ी चला रही थी और उसकी गाड़ी एक जगह पर एक्सीडेंट हो जाती है। उसे इस हादसे में ज्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन जब वो ठीक ठाक थी तो पुलिस वहां पर पहुंचकर उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते हिरासत में ले लेती है। जेसिका के माता पिता उसकी बेल करवाते हैं, उसे वापस ले भी आते हैं, वो अपने काम पर जाने लगती है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो वो अपने काम पर भी आधी बार तो नशे में जाया करती थी और ऐसा तो बिल्कुल आम हो चुका था कि उसका ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनना हो। उसकी ऐसी हरकतों के कारण कि कंपनी के ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज भी मौजूद हैं जो कि ऐसे कारनामे कर रहे हैं, उसकी कंपनी की काफी ज्यादा इंसल्ट हो रही थी तो उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया। जेसिका अपनी जॉब के सहारे ही अपने आप को संभाले हुई थी क्योंकि वहां पर जाकर उसका काफी अच्छा पूरा का पूरा दिन बीत जाया करता था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो उसकी वो नौकरी भी जा चुकी थी, जिसके बाद वो अपने घर पर ही रहा करती थी और पूरा का पूरा दिन ड्रिंक करने लगी। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसे संभालने के लिए पहुंचता है कि आखिरकार ये लड़की अपने आप को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रही है और असल में ये चाहती क्या है। तो पैट्रिक जब उसके पास पहुंचा तो उसने पैट्रिक के ऊपर ही हमला कर दिया और पैट्रिक ने भी कहा कि इतनी ही बात है तो तुम अकेले ही रहो, और वो इतनी बात बोलकर वो उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। जेसिका की जिंदगी में अगर देखा जाए तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद थी, उसकी जॉब ग्राफिक डिजाइनिंग वाली, वो जा चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड भी जा चुका था और जितने भी लोग उसे पहचानते थे सिर्फ एक ही बात उसके बारे में जानते थे कि ये पूरा दिन नशे में टल्ली रहती है और इसे इसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। इन सभी बातों के कारण अब जेसिका और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है। लेकिन आखिरकार उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये सारी की सारी चीजें छोड़कर वापस अपनी दोस्त वहाँ इंडोनेशिया में जो रहती है, जिसके साथ वो अपने कॉलेज टाइम में रहा करती थी, उसके पास जाएगी और उसके साथ थोड़ा टाइम बिताएगी। तो वो आ पहुंचती है इंडोनेशिया।
और अपनी उसी दोस्त से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी शादी कैसी चल रही है, क्योंकि अगर मेरे हालात देखे जाएं तो मैं लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। उसकी फ्रेंड भी उसके पास आती है और जब उसने उसके हालातों को समझा तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगा और उसने बताया कि अब मेरी तो आरिफ के साथ शादी हो रही है और लगभग सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जेसिका अब इंडोनेशिया में ही थी और अक्सर वो अपने और दोस्तों के साथ, क्योंकि वो बचपन से ही वहाँ इंडोनेशिया में रही थी, तो अपने और दोस्तों से भी वो अक्सर मिलती रहा करती थी। एक दिन जेसिका ने मिर्ना के पास कॉल किया और उससे कहा कि काफी दिन हो चुके हैं, हमें अपने पुराने दोस्तों के साथ यहाँ पर किसी कॉफी शॉप पर बैठकर आप में एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। मिर्ना भी इस बात के लिए हाँ भर देती है और उसने कहा कि चलो ठीक है, हम हमारे और दोस्तों के साथ आज कॉफी पीने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। उन लोगों ने एक जगह डिसाइड की और टाइम रखा कि हम लोग शाम को लगभग 5 बजे वहां पर मिलने वाले हैं। ये दिन 12 दिसंबर 2015 का था जब उन्हें मिलना था शाम को 5 बजे, लेकिन अगर देखा जाए जेसिका को तो वो वहां पर उसी कॉफी शॉप में लगभग 3:30 बजे ही आ पहुंचती है। वो बिल्कुल अकेली थी और वहां पर कुछ टाइम बिताने के बाद वो वापस चली गई, लेकिन इस घटना के 30 मिनट बाद ही वो फिर से आती है और अब की बार उसके हाथ में 3 शॉपिंग बैग थे। वो उस कॉफी शॉप में काफी देर तक घूमती है और काफी देर तक इधर उधर देखती है, पता नहीं वो किस चीज को ढूंढ रही थी, लेकिन काफी देर तक इसी तरह घूमने के बाद आखिरकार उसने एक टेबल को सिलेक्ट किया जहां पर अगर देखा जाए तो किसी भी सीसीटीवी कैमरे की नजर बिल्कुल साफ साफ नहीं थी। 1-2 सीसीटीवी कैमरों का फेस उस तरफ था, लेकिन जो वो अपने साथ शॉपिंग बैग लेकर आई थी वो उसने उन कैमरों के और खुद के बीच में लगा दिए। और अभी भी 5 बजने में लगभग आधा पौना घंटा बाकी था, लेकिन अभी से अगर देखा जाए तो उसने अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। लगभग 15-20 मिनट बाद ही कॉफी आ भी गई और जेसिका वेट करने लगती है अपनी बाकी दोस्तों का। कुछ ही देर बाद उसकी 3 से 4 दोस्त वहां पर आ पहुंचती है और जेसिका ने मिर्ना को एक स्पेशल चेयर पर बैठाया और उसने कहा कि आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से। वहां पर आने वाले उसके सारे के सारे दोस्त काफी ज्यादा हैरान थे कि वाह यार, कमाल कर दिया, हम लोग यहाँ पर आए नहीं कि हमारी कॉफी तैयार है। वो लोग खुशी खुशी कॉफी पीने लगते हैं और इसी तरह नॉर्मल बातें करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लगभग 5 मिनट ही बीते होंगे कि मिर्ना को चक्कर आने लगते हैं और देखते ही देखते वो चक्कर खाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वहां पर आसपास में जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने जिसने वो कॉफी बनाई थी उसके बारे में पूछना शुरू किया कि आखिरकार उस व्यक्ति ने इसकी कॉफी में ऐसा क्या मिला दिया कि ये लड़की नीचे गिरी हुई है। होटल के मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और देखते ही देखते एम्बुलेंस वहां पर आ भी गई। वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मिर्ना की डेथ हो गई। होटल मैनेजर ने भी वो कॉफी एक साइड में रख दी कि इसे ही पीकर ये लड़की बेहोश हुई थी। और आगे का रिजल्ट देखते हैं कि अगर ज्यादा सेंसिटिव केस रहता है तो हो सकता है इसे एविडेंस के तौर पर रखना पड़े और उस शेफ को भी वहीं पर बैठा लिया जाता है जिसने वो कॉफी बनाई थी। पुलिस वहां कैफे में आती है और वहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्या चीज इस लड़की को पिला दी जिसके कारण ये बेहोश हो गई। और अब अगर देखा जाए रिजल्ट इसका तो वो हॉस्पिटल में मारी जा चुकी है। होटल मैनेजर ने वो कॉफी का कप पुलिस को दिया और उसने कहा कि जनाब, इसे ही पीकर वो लड़की बेहोश हुई थी और इसे ही पीने के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे। आप लोग इसे ले जाकर चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। और जो बंदा इसे बनाने वाला था वो वहां पर अंदर हम लोगों ने बैठा रखा है। इसके अलावा भी पुलिस वीरना की फ्रेंड्स से पूछती है कि यहाँ पर आने से पहले इसके साथ कौन कौन था और यहाँ आने से पहले क्या इसने कुछ ऐसी चीज खाई थी जिसके कारण इसका ऐसा हाल हो सकता हो। तो उन्होंने साफ साफ एक यही बात बताई कि जनाब, हमें नहीं पता, हम लोग सिर्फ और सिर्फ घर से निकलते हैं और उसके बाद इसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस ने मिर्ना के घर वालों से कहा कि हमें इस केस के ऊपर थोड़ी छानबीन करनी है और हमें इस बात को जानने के लिए मिर्ना की ऑटोप्सी करनी होगी कि आखिरकार आखिरी टाइम इसने क्या खाया था। तो उसके घर वालों ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी कि आप लोगों को इस बात से क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर हम लोग इसकी ऑटोप्सी करते हैं, इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो इस बात को साफ साफ हम लोग जान पाएंगे कि आखिरकार इसका कातिल कौन है। लेकिन इस बात से उसके परिवार वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। पुलिस उसके परिवार से लगभग 3 दिनों तक रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि इसका कारण क्या है कि आप लोग इस बात की परमिशन
हमें नहीं दे रहे हैं। तो उसके घर वालों ने कहा कि अगर धार्मिक तरीके से अगर देखा जाए, हमारे बेटी के अगर शरीर के साथ कोई छेड़खानी होती है यहाँ पोस्टमार्टम रूम में, तो ये उसके लिए सही नहीं होगी। लेकिन पुलिस ने इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके शरीर से इंपॉर्टेंट सैंपल्स होंगे वही लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये सारी की सारी बातें समझाने के बाद आखिरकार पुलिस मिर्ना की बॉडी की पोस्टमार्टम करवाने में कामयाब रहती है और उसका पोस्टमार्टम 9 जनवरी 2016 को हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने ये आता है कि इसके शरीर में साइनाइड जहर गया हुआ है। लेकिन अब अगर देखा जाए कि क्या ये लड़की घर से ही ये जहर खाकर गई है, तो पुलिस को पता चलता है कि वो कैफे तक नहीं पहुंच पाती। अब ये कैफे में ऐसा बंदा कौन है जो कि इसकी जान लेना चाहता हो, तो वो लोग सैफ के पास जाते हैं और उस सैफ ने भी ये बात कही कि जनाब मैंने जो ये कॉफी बनाई थी इन सभी की एक साथ ही बनाई थी, ना कि एक एक अलग अलग कप में। लेकिन काफी सारी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को इस बात का पता चलता है कि आखिरकार जैसिका की जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, वो आखिरकार यहाँ पर कैसे आई। और अब अगर देखा जाए तो वो कैफे में भी सबसे पहले आ चुकी थी और जैसा कि वो लोग सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते थे कि एक बार तो ये 3 बजे ही आ गई थी, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से अपने साथ कुछ सामान लेकर ये यहाँ पर आती है। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि जब इसके दोस्त आए ही नहीं थे, उन्हें आने में लगभग आधा पौना घंटा बाकी था, उससे पहले ही इसने कॉफी ऑर्डर कर दी थी। वो कोल्ड कॉफी थी और जब तक इसके दोस्त आए उसकी बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी थी। और किसी भी आम आदमी को जो कि कोल्ड कॉफी पीता है उसे पता है कि इस तरह से अगर बर्फ पिघल जाएगी तो कॉफी में काफी ज्यादा पानी बढ़ जाएगा। बर्फ और कॉफी का तालमेल बनाकर इसलिए पिया जाता है क्योंकि वो थोड़ी ठंडी लगे, ना कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी पीना होता है। जेसिका से जब इन सभी बातों के बारे में पूछा गया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन वहां पर मौजूद कैमरों को और ज्यादा नजदीकी से जब देखा गया, उनके ऊपर और ज्यादा छानबीन की गई, तो आखिरकार उन लोगों को इस बात का पता चल जाता है जेसिका ने ही उस कॉफी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज मिलाई थी जिसके कारण इस लड़की की जान चली गई। Hello, Jessica. We're from Australian TV. Hi. How's the trial going? Yeah, it's been going okay, but I can't really say anything right now. I understand. Yeah. Do you know who murdered Myrna? Do you have any ideas about who murdered No, Myrna? have no clue. और देखा जाए जेसिका को इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो बिल्कुल हंसी खुशी नजर आ रही थी और उसे ऐसा कोई भी गम नजर नहीं आ रहा था जिससे वो इस बात को दिखा सके कि इसकी काफी ज्यादा पुरानी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही है। और पुलिस की काफी सारी और इन्वेस्टिगेशन जब सामने आई तो यही रिजल्ट सामने आया कि जेसिका ने ही उसकी जान ली है। और उसका खास कारण ये था कि उसने जाकर पैट्रिक के बारे में जेसिका को ये सारी की सारी बातें बताई कि वो असल में किस तरह का लड़का है। और पैट्रिक के साथ लड़ाई करने के बाद अगर देखा जाए तो उसकी नौकरी चली गई, उसका बॉयफ्रेंड चला गया, वो खुद डिप्रेशन में जाती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए मिरेना को, तो वो तो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। उसके पास एक काफी अच्छा बॉयफ्रेंड था, शादी करने वाली वो थी और सबसे बड़ी जो बात, उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा उसके लिए लॉयल था। इन सभी चीजों को लेकर कोर्ट में जाया जाता है और सबसे पहले तो जेसिका इसी बात का अंदाजा लगा रही थी कि ये केस इसी तरह रफा दफा हो जाएगा और वो इस केस को ज्यादा सीरियस भी नहीं ले रही थी। लेकिन अब अगर देखा जाए उसके ऐसे कारनामों का चिट्ठा जब कोर्ट के सामने खुलता है तो कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई, वो भी बिना किसी पैरोल के। This is Indonesia's trial of the century. They're a nation obsessed. I count 25 to 30 cameras in this courtroom alone, covering the trial live 12 to 15 hours a day. वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आखिरकार मिर्ना ने सिर्फ और सिर्फ जेसिका को इस बारे में बताया था कि असल में उसका बॉयफ्रेंड किस तरह का है। क्या उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर लड़ाई करना और पूरे तरीके से अपने आप को डिप्रेशन में झोंक देना, ये कहां तक सही है? और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट पॉजिटिव वाइब्स को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए हॉरिफाइंग केस के साथ। दोस्तों आज की हमारी कहानी साउथ कोरिया से होने वाली है, जहां पर एक कातिल सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को अपने तरीके से यूज करके आखिरकार अपने आप को कैसे बचा लेता है। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वहां पर मौजूद जनता ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया, लेकिन फिर भी वो कातिल अपने आप को बचा निकलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कोर्ट में आखिरकार वो कातिल किस तरह से पहुंचा और वहां पर जाकर भी उसने अपने आप को किस तरह से बचा लिया, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड।
अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों ये केस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है, तो मैं आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे दूं कि अगर आप लोग कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव केस नहीं देख सकते तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए और तब तक आप हमारी किसी और वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इस केस की जो विक्टिम है जिसके ऊपर ये सारे अत्याचार हुए थे वो सिर्फ 8 साल की है, वो काफी ज्यादा छोटी है, तो उसका नाम बदल दिया गया है और हम लोग उसे नियोंग के नाम से पहचानेंगे। दोस्तों ये घटना है 11 दिसंबर 2008 की, जब सुबह का टाइम था और काफी ज्यादा बारिश आ रही थी। 8 साल की लड़की नियोंग अपने स्कूल जाने के लिए तैयार थी। उसने अपना खाना वगैरह खा लिया था और टिफिन वगैरह पैक करवाकर पूरी तरह से स्कूल की तैयारी करके वो स्कूल जाने के लिए तैयार थी। लेकिन आज बारिश आई हुई थी तो उसकी माँ का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वैसे तो उसकी माँ हर रोज उसे स्कूल छोड़ने के लिए खुद ही जाया करती थी और उसका स्कूल भी उसके घर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। तो नियोंग ने अपनी माँ से कहा कि मोम आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दूर मेरा स्कूल है तो मैं अपने आप अकेली ही वहां पर पहुंच जाऊंगी। नियोंग की माँ एक हाउसवाइफ थी और उसके पिता एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, जहां फैक्ट्री में वो सुबह सुबह काफी ज्यादा जल्दी निकल लिया करते थे। यही कारण था कि अब अगर देखा जाए तो नियोंग और उसकी माँ 2 ही व्यक्ति घर पर थे और काफी ज्यादा बारिश आ जाने के कारण नियोंग की माँ ने भी यही बात सोची कि चलो कोई बात नहीं, स्कूल ज्यादा दूर भी नहीं है तो ये लड़की वहां पर अकेली भी आराम से जा सकती है। ये बात सोचकर उसकी माँ ने उसे अकेले ही जाने भी दिया और नियोंग को लगभग अपने घर से चले हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति नियोंग के सामने आकर खड़ा हो गया तो नियोंग ने उसके साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति फिर से नियोंग के सामने आकर खड़ा हो गया। तो नियोंग ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और फिर अपने आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि बारिश चल रही थी और सभी लोग अपने अपने घर पर जा चुके थे। नियोंग नहीं जानती थी कि ये व्यक्ति कौन है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि क्या तुम चर्च गई थी? नियोंग ने इस बात से मना कर दिया कि मैं चर्च नहीं गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें चर्च जाना चाहिए। उसका जो बोलने का लहजा था वो काफी ज्यादा कठोर था और 8 साल की लड़की उसके इस तरह के व्यवहार से काफी ज्यादा घबरा गई। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अगली बार चर्च चली जाऊंगी। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें अभी जाना होगा। नियोंग उसकी ऐसी हरकतों को देखकर किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं देती है और वो वहीं पर खड़ी रही। वो व्यक्ति फिर से उसे धमकाकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अब चर्च चलना चाहिए। नियोंग भी चुपचाप उसके आगे आगे हो लेती है और जिस तरह की वो चर्च में लेकर उसको जाता है वो पूरे तरीके से वीरान थी और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। वो व्यक्ति नियोंग को काफी ज्यादा डराता और धमकाता है, जिसके बाद वो वहीं पर मौजूद एक बाथरूम में उसे लेकर गया। नियोंग ने कहा कि मुझे वापस जाने दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। लेकिन जिस तरह से वो व्यक्ति बोल रहा था उसके सिर्फ बोलने के लहजे से नियोंग काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो व्यक्ति देखने में ही काफी ज्यादा अजीब था और अब उस व्यक्ति ने नियोंग से कहा कि तुम अपने कपड़े उतार दो। नियोंग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो व्यक्ति इस बात के लिए नहीं माना और उसने जबरदस्ती नियोंग को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उन लोगों के बीच इसी तरह काफी देर तक मशक्कत चलती है, लेकिन आखिरकार नियोंग हिम्मत हार गई और उस व्यक्ति ने उसे अपने पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया। वो उसका वहां पर काफी देर तक रेप करता है और इसके अलावा भी उस व्यक्ति ने नियोंग को काफी तरह से टॉर्चर किया। जब उसे वो टॉर्चर कर करके थक चुका था तो वो उसे वहीं पर अकेला छोड़ देता है और वापस बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस बाथरूम से बाहर निकला तो उसे कुछ याद आया और वो फिर से बाथरूम में जाता है और वहां पर चारों तरफ पानी बिखेरने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि जिस तरह का उसने काम किया है वो एक क्राइम है और वो खुद के किसी भी तरह के निशान वहां पर नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसने वहां पर अपनी तरफ से पूरी सफाई की। उसके जाने के काफी देर बाद नियोंग वहां से बाहर निकलती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाती है। अब तक बारिश रुक चुकी थी तो वहां कुछ लोग बाहर आने लगे थे, तो उन लोगों से नियोंग ने मदद मांगनी शुरू की और उसकी ऐसी हालत को देखकर उन लोगों ने तुरंत पुलिस के पास और एम्बुलेंस के पास कॉल कर दिया। एम्बुलेंस वहां पर आती है और जैसी भी हालत नियोंग की थी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। जब डॉक्टर्स ने नियोंग को पहली हालत में देखा तो वो लोग अंदर तक सहम गए कि आखिरकार ये लड़की अब
अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि अगर उसके पेट को देखा जाए तो उसके काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो थे वो बड़े ही बुरे तरीके से इफेक्ट हो चुके थे। और जो इसका रेप करने वाला वो व्यक्ति था उसने इसके चेहरे पर बड़े ही बुरे तरीके से बाइट कर रखा था और फेस के एक तरफ के हिस्से में तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि उस व्यक्ति ने उसके इस फेस पर बाइट किया होगा और वो भी इतने जोर से किया था कि उसका जो मांस का टुकड़ा था वो उसके फेस से अलग होने ही वाला था। उसके अगर पेट को देखा जाए, प्राइवेट पार्ट्स को देखा जाए तो वो बड़े ही बुरे तरीके से इफेक्टेड थी। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स लगभग 8 घंटे तक लगातार उसकी सर्जरी करते हैं और आखिरकार उन लोगों ने आस की कि अब ये शायद लड़की बच जाए और उन लोगों की मेहनत रंग भी लाई, जिसके बाद वो लड़की बच जाती है। पुलिस दूसरी तरफ इस बात पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि आखिरकार इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या हुआ और दूसरा शख्स वो कौन था और अब वो कहाँ पर है। तो पुलिस ने उस बाथरूम में जाकर काफी तरह की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अगर वहां पर फिंगरप्रिंट देखे जाए तो वो लगभग मिट चुके थे। पुलिस ने अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और कुछ ही देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि जिस भी तरह की ये बंदा सफाई यहाँ पर करके गया है उसके कारण यहाँ इसके फिंगरप्रिंट हुए या फिर कोई और चीजें हुई वो यहाँ से मिट चुकी हैं। लेकिन अगर बात देखी जाए दरवाजे की तो जाते हुए उस व्यक्ति ने दरवाजा तो बंद किया था, तो वहीं से उसके फिंगरप्रिंट मिले और कुछ एक डीएनए सैंपल उन लोगों को नियोंग के पास से भी मिलते हैं। तो पुलिस ने तुरंत इस बात के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की और उन लोगों का ये डीएनए मैच करता है चाओ दो सुन के साथ। ये 57 साल का व्यक्ति है जो कि उसी रास्ते में रहा करता था जहां से नियोंग अपने स्कूल में जाया करती थी। पुलिस के पास इस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री मौजूद थी, क्योंकि अगर इस व्यक्ति के इतिहास को अगर देखा जाए तो ये शुरू से ही अपने ऐसे कामों के लिए काफी ज्यादा बदनाम था। दरअसल इसका जन्म 18 अक्टूबर 1952 को यहीं पर हुआ था। बचपन से ही इसका घर यहीं पर रहा है और जब ये सिर्फ 10 साल का था तो सबसे पहले इसने अपनी जिंदगी की चोरी की शुरुआत की थी और इसी तरह चलते चलते 1977 में इसने एक बूढ़े व्यक्ति के साथ लड़ाई करके, जो कि सिर्फ रोड से जा रहा था, उसके सारे के सारे पैसे छीन लिए। साइकिल वाले मामले में तो इसे आम लोगों ने पकड़ा था और उन लोगों ने सिर्फ यही बात सोची कि शायद ये सिर्फ छोटा बच्चा है और इससे गलती हो गई होगी, तो उन लोगों ने इसे छोड़ दिया था। लेकिन अब की बार अगर इस लूटमार को देखा जाए तो ये मामला पुलिस स्टेशन जा चुका था। अभी भी वो बच्चा था तो उसे 1.5 साल के लिए सुधार केंद्र भेज दिया गया। 1.5 साल बाद वो वापस आता है और वापस आने के लगभग 6 या 7 महीने बाद ही उसने फिर से चोरी करना शुरू किया। ये फिर से पकड़ा गया और 8 महीने के लिए इसे जेल में भेज दिया गया और इसका रिकॉर्ड इसी तरह से चलता रहा। मेन बात ये थी कि जब ये 31 साल का हुआ तो इसने अपने पास में ही रहने वाली एक 19 साल की लड़की का फिर से रेप कर दिया, जिसके लिए इसे सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। पता नहीं कोर्ट ने उस टाइम क्या सोचा कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी इस व्यक्ति को सिर्फ 3 साल के लिए जेल भेजा। जैसे ही इसके 3 साल जेल से खत्म हुए तो ये बिल्कुल आजाद परिंदे की तरह बाहर सड़कों पर घूमने लगा और इसने अपना अगला टारगेट बनाया एक 60 साल के व्यक्ति को। डोसुन ने उसे काफी ज्यादा मारा। पुलिस ने अब की बार फिर से उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां से भी वो 2 साल बाद छुटकर वापस आ गया और इसी तरह के कारनामे वो आगे भी रचता रहा और अब अगर देखा जाए तो उसने 8 साल की बच्ची के साथ ये वाली हरकत कर दी। पुलिस ने जब उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि आज से पहले ये 17 बार जेल की हवा खा चुका है। कभी तो इसे 3 महीने में छोड़ दिया गया, कभी 6 महीने में, लेकिन बाहर आकर फिर से इसने ये कारनामे करने शुरू कर दिए। वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बारे में सारी की सारी छानबीन करने के बाद उसे कोर्ट में पहुंचा देते हैं। नियोंग के वकील ने कहा कि जिस भी तरह से आज तक ये अपने पैतरे आजमाकर कोर्ट से बचता रहा, लेकिन अब की अगर बात देखी जाए तो हम लोग इसे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये पहले भी इसी तरह लोगों को तंग करता रहा, उन्हें हानि पहुंचाता रहा और आखिरकार कानून से बच निकला। लेकिन अब की बार हम लोग इसे सजा दिलाकर ही रहेंगे। दूसरी तरफ अभी भी नियोंग का इलाज चल रहा था और उसे होश आने लगा था, तो पुलिस ने डोसोंग की एक फोटो ले जाकर नियोंग को दिखाई कि क्या यही वो बंदा है। वैसे तो हम लोगों ने इसे पकड़ लिया है, लेकिन अगर तुम अब होश में आ ही चुकी हो तो हमें भी इस बारे में बताओ। नियोंग ने सारी की सारी घटना बताई कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था और किस तरह से वो उस व्यक्ति के चंगुल में जा फंसी। एक तरफ नियोंग के डॉक्टर्स ये बात भी बोल रहे थे कि जिस तरह के हालातों से ये लड़की गुजरी है और अगर इसके पेट को देखा जाए तो इसके पेट के काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स बड़े ही बुरे तरीके से इंटरनल ब्लीडिंग कर रहे हैं और
हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, जिसके कारण इसके काफी सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें रिकवरी करने में काफी दिन लगेंगे। तो पुलिस ने वहीं नियोंग के पास बैठकर जैसे भी वो हालत में थी उससे वो सारी की सारी बातें पूछी कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और क्या ऐसी चीजें हैं जो पुलिस वहां एविडेंस में नहीं पा सकी। तो पुलिस ने अपना सारा का सारा केस बना लिया था। नियोंग के घर वाले भी इस बात के लिए राजी थे कि जिसने हमारी लड़की का ऐसा हाल कर दिया उसे जेल में ही पहुंच जाना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों के चलते डोसोंग को वहां कोर्ट में बुलाया जाता है। वहां पर जाते ही उसकी सारी की सारी हरकतों के चलते उसे सिर्फ और सिर्फ अब सजा सुनानी थी, लेकिन डोसोंग के वकील ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसके कारण सारा का सारा मामला ही पलटता नजर आया। तो उसके वकील ने कहा कि जनाब ये सारी की सारी जो चीजें हुई हैं उन्हें डोसोंग मना नहीं कर रहा है कि उसने नहीं की है, लेकिन हालात अगर उसके उस टाइम देखे जाएं तो ये उस टाइम बड़े ही बुरे तरीके से नशे में था। दरअसल ये पिछले 2 दिनों से लगातार शराब पी रहा था और इसने ये सब जो कुछ भी किया था वो सब इसने होशो हवास में नहीं किया, जबकि नशे में किया था। आमतौर पर जब हम ये बात सुनते हैं कि ये सब चीजें नशे में हुई थी तो यही बात सामने आती है कि करने वाला बंदा तो वही है और उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा मामला बदल गया, क्योंकि साउथ कोरिया के कानून को अगर देखा जाए तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी जुर्म अगर शराब पीकर किया है, किसी नशे में किया है या फिर पागलपन में किया है तो वो दोष नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसने ये काम अपने होशो हवास में किया ही नहीं। और इसी बात को लेकर डोसोंग अपने आप को बचाने लगा। एक तरफ नियोंग का अभी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने ये मांग की कि हम लोग उस लड़की से ही ये बात पूछना चाहेंगे कि आखिरकार जब ये उसका रेप कर रहा था तो क्या इसने उसकी शराब की गंध को सूंघा था। तो नियोंग बड़े ही बेहाल तरीके से कोर्ट में आती है और वहां पर आकर उसने कहा कि जी सर, जब ये वहां पर आया था और मुझे वहां पर लेकर गया था मुझे इसमें से शराब की बदबू आ रही थी। लेकिन अब तक अगर इस केस को देखा जाए तो ये पूरे मीडिया में फैल चुका था और वहां पर आसपास रहने वाले लोग भी यही बात बोल रहे थे कि जो भी हो इस व्यक्ति ने अगर इसका पुराना इतिहास भी देखा जाए तो वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी इसने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसको कि अनदेखा किया जाए। ये हमारे समाज में रहता है और ऐसे में अगर हम लोग देखें तो इसके पास रहकर हम लोग भी सेफ महसूस नहीं कर पाएंगे। और सब लोगों की ऐसी बातों को सुनकर वहां के कानून जो था उसको पढ़कर आखिरकार ये सजा उसे सुनाई गई कि उसे 12 साल तक जेल में रहना होगा। उसके बाद वो वापस आ सकता है, लेकिन तब तक वो बिना किसी पैरोल के वहीं पर जेल में रहेगा। कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर वहां पर मौजूद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश फैला, लेकिन जज साहब ने भी यही बात कही कि यही सब हमारे कानून में है। और इसी तरह 12 साल बाद चाओ डो सुन को जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा तो वहां आसपास के लोगों का गुस्सा उसके ऊपर फूटने लगा। लोगों ने जाकर कोर्ट में ये दरख्वास्त की कि जनाब आप लोगों ने किसी आम व्यक्ति को नहीं जबकि एक दरिंदे को हमारे पास खुला छोड़ दिया है, प्लीज आप लोग इसे फिर से जेल में डाल दीजिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसके साथ अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट के पास इतने लोगों की जब दरख्वास्त जाती है तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगले 5 सालों तक पुलिस इसके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखेगी। जहां पर भी ये जाता है, चाहे कहीं पर भी ये रहे, हमारी नजर इसके ऊपर रहेगी। वैसे भी अगर यहाँ की हालत देखे जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसने क्या कुछ किया है, लेकिन अगर हम लोग इसे किसी और शहर भेज देते हैं वहां पर लोग इससे बिल्कुल अनजान होंगे और ये ऐसा कुछ वहां पर भी कर सकता है। जिसके बाद लोग थोड़े शांत हुए। लेकिन 2013 में इस केस के ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था होप, जिसमें इस केस के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था और इस हादसे के बाद उसके परिवार को किन किन चीजों को फेस करना पड़ा था। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और खासकर उसमें भी कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो कि वहां अदालत में सुनाया गया था। वैसे नियोंग को अगर आज देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, लगभग वो 19-20 साल की हो चुकी है और अपनी जिंदगी में वो काफी अच्छा काम कर रही है। उसके पिता ने बताया कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी और अभी भी उसकी पढ़ाई चल रही है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अनुष्का काली को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ। दोस्तों क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी लड़की को किडनैप कर लिया जाए और उसके बाद उसे इस डब्बे में रखा जाए, वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, जबकि पूरे दिन में उसे 22 से 23 घंटे इस डब्बे में ही बिताने पड़े, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, जबकि 7 सालों के लिए।
आखिरकार ऐसा किसी लड़की के साथ हो जाता है तो उसकी दशा कैसी होगी, क्योंकि ये हादसा एक लड़की के साथ बीत चुका है और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी लड़की के बारे में। लेकिन क्या हुआ था उस लड़की के साथ, आखिरकार किस तरह से वो उस आदमी के चंगुल में आ फंसी जिसने उसका ऐसी हालत कर दी कि वो 7 सालों तक इस डब्बे में बंद रही, वो भी दिन के 22 से 23 घंटों तक। पूरी डिटेल से जानेंगे इस केस को, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइम था 5 नवंबर 1953 का, जब कैलिफोर्निया यूएसए में हैरोल्ड और मरीना के घर कैमरून हुकर नाम के इस लड़के का जन्म हुआ। कैमरून का हैरोल्ड और मरीना ने काफी अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन जब भी उसके दोस्त वगैरह बनते तो उसके पिता की जो भी कुछ इस तरह की थी कि उनकी बदली हो जाती और हर बार उसके दोस्त चेंज हो जाते, और जैसे ही वो किसी से दोस्ती करने लगता तब तक उसके पिता आकर घर पर ये बात बताते कि उनकी बदली हो चुकी है और अब फिर से कैमरून को अपने पुराने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे और वो नई जगह पर जहां पर भी पहुंचेगा वहां पर जाकर उसे अपने नए दोस्त बनाने होंगे। और कैमरून ये सारी चीजें कर भी लेता था। और अब फिर से कैमरून के पिता की जॉब के चलते जगह बदल गई और वो लोग अब रेड वुल्फ कैलिफोर्निया में आ पहुंचते हैं। अब वो 16 साल का था और फिर से उसने अपनी पढ़ाई करनी शुरू की। 1972 आते आते उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया और अब वो 19 साल का हो चुका था। लेकिन अब तक उसमें काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। वो अलग थलग रहने लगा, अपने ज्यादा दोस्त वो नहीं बनाया करता था। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात हुई 15 साल की जेनिस से। जेनिस की उसके पिता के साथ इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि जेनिस को अक्सर मिर्गी के दौरे आया करते थे और उसके पिता ये बात कहा करते थे कि उसके ऊपर हो सकता है किसी राक्षस का साया हो और हम लोग इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। जब भी उसके ऊपर मिर्गी आती तो उसके पिता ये बोलते कि अब राक्षस इसके ऊपर हावी हो चुका है और अब इसे हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, कुछ एक देर बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और ऐसे में जेनिस की माँ उसकी मदद करने के लिए आगे आती, लेकिन वो भी उसकी इतनी ज्यादा मदद नहीं कर पाती, क्योंकि जेनिस के अलावा उसके 3 भाई बहन और भी मौजूद थे और उसकी माँ के ऊपर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन उसके माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखा करते थे कि उनकी लड़की ज्यादा किसी के साथ बातें ना करे और खासकर लड़कों से तो दूर ही रहे। कैमरून की जब जेनिस के साथ मुलाकात हुई तो उस टाइम जेनिस 15 साल की थी और जेनिस ने यही बात सोची थी कि यार मेरे माता पिता किसी लड़के से बातचीत मुझे करने नहीं देते और अब हम दोनों की अगर फ्रेंडशिप हो ही चुकी है तो मेरे माता पिता को जैसे ही पता चलेगा कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, हम लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो हम दोनों को अलग कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आया भी जब जेनिस के माता पिता को पता चल जाता है कि ये लड़की कैमरून नाम के एक लड़के के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ चुकी है। तो वो लोग कैमरून से मिलते हैं और पहली मुलाकात के बाद ही उन लोगों ने ये बात कही कि हमें इस लड़के में कोई कमी नहीं नजर आ रही, तो तुम एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हो। ये बात सुनकर जेनिस को काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी थी। इस टाइम जेनिस को मिर्गी के दौरे तो आया ही करते थे, जबकि इसके साथ साथ उसमें आत्मविश्वास की भी काफी ज्यादा कमी थी और इसका कारण शायद ये था कि उसके घर वाले उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखा करते थे और किसी भी बात में उसकी मदद नहीं करते थे। और कैमरून ने भी जेनिस से मिलने से पहले ही शायद काफी सारी प्लानिंग बना रखी थी, जिसके कारण उसने एक ऐसी लड़की को डेट करना शुरू किया जो कि अपने सारे के सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकती और उसमें आत्मविश्वास की भी काफी ज्यादा कमी थी और टोटली तौर पर अगर देखा जाए तो वो दिमागी तौर पर काफी ज्यादा कमजोर थी। ऐसे में कैमरून सबसे पहले तो उसे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, उसके लिए हर रोज गिफ्ट, चॉकलेट और काफी सारी चीजें उसके लिए लाया करता था। लेकिन जैसे जैसे वो एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आए, टाइम बीतने लगा, तो आखिरकार वो लोग अपनी डेट पर भी जाते हैं। जेनिस अपनी फर्स्ट डेट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो किसी न किसी रोमांटिक जगह पर जाएंगे, किसी अच्छी जगह पर जाएंगे या फिर बीच पर जाएंगे जहां पर वो लोग अपनी फर्स्ट डेट बनाने वाले हैं। लेकिन कैमरून उसे ना तो किसी बीच पर लेकर गया और ना ही किसी रोमांटिक प्लेस पर, जबकि वो उसे एक सुनसान जंगल में लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद जेनिस कुछ समझ नहीं पाई कि यार किस तरह का ये बंदा है और इसका इंटरेस्ट किस तरह का है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने ये बात सोची कि हो सकता है ये हमारी डेट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता हो। तो वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और वो लोग कुछ ही देर बाद जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ घुसते हैं। वहां पर आते ही कैमरून ने जेनिस से कहा कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे। ये बात सुनते ही जेनिस को काफी ज्यादा अजीब
लगता है और उसे कुछ समझ भी नहीं आया कि उसके ऐसे बर्ताव पर वो किस तरह का रिएक्ट करे। जेनिस इस बात से इनकार करती है, लेकिन कैमरून था कि अपनी इसी बात पर अड़ा हुआ था और आखिरकार उसने उसके सारे कपड़े उतरवा भी दिए। उसके बाद उसने एक पेड़ से उसे बांध दिया और उसके ऊपर कोड़े बरसाना शुरू किया। जेनिस के हाथ पांव बंधे हुए थे तो वो खुद की हेल्प तो नहीं कर पाई, तो वो चिल्लाने लगती है। लेकिन जेनिस को बाद में पता चला कि ये बंदा उसे जंगल में इसलिए लेकर आया था कि उसकी कोई आवाज ना सुने। और कैमरून काफी देर तक जेनिस के ऊपर कोड़े बरसाने के बाद आखिरकार उसे रिलीज कर देता है और उसके बाद उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद वो उसे बड़े ही अच्छे से उसके कपड़े पहनाता है और उस जंगल से बाहर ले आता है। लेकिन अब जेनिस उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो एक ही बात बोल रही थी कि वो वापस अपने घर जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास की भी काफी ज्यादा कमी थी। तो कैमरून ने उसे समझाना शुरू किया और कहा कि ये मेरा प्यार करने का तरीका था और अगर ये तुम्हें पसंद ना आया हो तो कोई बात नहीं यार, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रोमांस करने का तरीका था और चलो मैं तुम्हें शॉपिंग वगैरह करवाता हूँ। जिसके बाद वो उसे लेकर जाता है, उसे ज्वेलरी वगैरह दिलाता है, नए कपड़े उसने दिलाए और ढेर सारे उसे गिफ्ट लेकर दिए। जेनिस को जैसे ही ये गिफ्ट मिले उसने काफी सारी और शॉपिंग उसे करवाई थी, जिसके बाद उसने काफी सारा प्यार भी उसके ऊपर जताया। तो उसने ये बात सोची कि यार मैं तो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, हो सकता है प्यार करने का ये एक अलग तरीका हो। तो वो कैमरून की बात मान जाती है और वापस अपना सारा का सारा सामान जो कि कैमरून ने उसे दिलाया था उसे लेकर वो अपने घर चली गई। इस घटना के बाद भी जेनिस कैमरून से मिलने के लिए आती रही और काफी बार ऐसा हादसा हुआ जब कैमरून ने उसके साथ यही बर्ताव किया। लेकिन बाद में उसे काफी सारा प्यार किया, काफी सारे तोहफे दिए और जेनिस उन सभी हरकतों को भूल भी जाती जो कि कैमरून ने उसके साथ किए थे। और 1975 आते आते कैमरून जा पहुंचता है जेनिस के घर पर और उनके घर वालों को ये बात कहता है कि मैं जेनिस से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जेनिस के घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आखिरकार उन लोगों ने उनकी शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद भी कैमरून नहीं रुकता और वो जेनिस को प्रताड़ित करता रहा। वो उसे टॉर्चर करता और उसके बाद उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद उसे शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता। वहां पर वो उसे काफी सारी चीजें दिलाता जिसके तौर पर जेनिस खुश हो जाती कि कोई बात नहीं, ये बंदा अपना थोड़ा गुस्सा निकाल लेता है, हो सकता है इसका प्यार करने का तरीका ही कुछ इस तरह का हो, लेकिन इसने उसे काफी सारी चीजें भी तो दिलाई हैं। और कुछ इसी तरह कैमरून उसकी दिमागी कमजोरी का फायदा उठाता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब जेनिस ने कैमरून से ये बात कही कि उसे एक बच्चा चाहिए, वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहती है और जिस तरह का उसका वो बर्ताव है वो उसे अब बंद करना होगा। भले ही कैमरून अगर बाहर जाकर किसी और लड़की के साथ ये सब करता है या फिर बाहर जाकर किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाकर रहता है तो जेनिस को कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन घर पर अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। और कैमरून ने इस बात से मना भी नहीं किया और उसने कहा कि चलो ठीक है। लेकिन कैमरून ये भी चाहता था कि बाहर जाकर वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक तरीके से किसी लड़की के साथ रिलेशन में रह सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर अपनी हैवानियत नहीं दिखा पाएगा। वो हैवानियत दिखा जरूर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक महिला को किडनैप करके यहाँ पर लाना होगा। तो उसने प्लानिंग बनानी शुरू की और आखिरकार उसके दिमाग में ये बात आई कि उसके घर के नीचे जो बेसमेंट मौजूद है वो वहां पर एक टॉर्चर रूम बनाएगा। वो अपनी इस प्लानिंग के बारे में जेनिस को भी बताता है और जेनिस ने उस टॉर्चर रूम को बनाने में कैमरून की मदद भी की। वो लोग सबसे पहले बेसमेंट में जाकर उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, वहां पर कोई भी चीज नहीं छोड़ते और उसके बाद कैमरून ने ये देखना शुरू किया कि कहां पर वो किस तरह का टॉर्चर किसी लड़की के साथ कर सकता है। तो उसने अपने तरीके से लगभग 6 महीने के अंदर अंदर एक ऐसा रूम तैयार कर दिया जहां पर किसी भी लड़की को बड़े ही बुरे तरीके से वो टॉर्चर कर सकता था। और इन सभी कामों में जेनिस ने उसका पूरा साथ दिया क्योंकि आखिरकार अब वो उसके टॉर्चर से बाहर आने वाली थी और उसके टॉर्चर के तौर पर किसी और लड़की को वहां पर आना था। अगर वो उसकी मदद ना करती तो हो सकता है कैमरून पूरी जिंदगी उसी के पीछे पड़ा रहता। अब तक जेनिस प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उनका वो टॉर्चर रूम भी तैयार हो चुका था। तो कैमरून के दिमाग में ये बात आई कि यार ये बिल्कुल अच्छे से मेरा कमरा काम भी कर रहा है या नहीं, इस चीज को जांचने के लिए मुझे एक लड़की चाहिए। और इस टाइम जेनिस के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं। जेनिस इस टाइम प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, लेकिन कैमरून ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसने उन सारी जगहों पर जेनिस को आजमाना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट थी जैसे कि कैमरून चाहता था। तो वो चेकअप भी हो चुका था और अब उन्हें एक लड़की चाहिए थी। तो जेनिस और कैमरून वापस ऊपर आते हैं और अब वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी लड़की है जिसे हम लोग यहाँ पर लाकर टॉर्चर कर सकते हैं। और इसके तौर पर कैमरून अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता शहर की सड़कों पर
जहां पर वो अलग अलग तरह की लड़कियों को सिर्फ देखकर पसंद किया करता था कि कौन सी लड़की मेरे उस टॉर्चर रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन अभी तक कैमरून को ऐसी कोई भी लड़की पसंद नहीं आई जिसे वो उस टॉर्चर रूम में लाना चाहता हो। लेकिन टाइम अभी भी बीत रहा था और टाइम बीतने के साथ साथ एक दिन ऐसा भी आया जब जेनिस को बच्चा हुआ। उनके परिवार में एक नया मेहमान आ चुका था, लेकिन कैमरून के दिमाग में उस मेहमान से रिलेटेड कोई भी विचार नहीं था, जबकि वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि आखिरकार मेरे को ऐसी कोई लड़की कहां पर मिल सकती है जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और उसे मैं उस टॉर्चर चैम्बर में ले जाकर बंद कर दूं और उसके बाद मेरी सारी की सारी फैंटेसी उसके ऊपर निकाल दूं। और उसके बाद टाइम आया 19 मई 1977 का, जब 20 साल की कोलिन नाम की एक लड़की लिफ्ट लेकर अपने दोस्त के घर पर जाना चाहती थी, क्योंकि उसने ये प्लान बनाया था कि अगले दिन उसके दोस्त का बर्थडे है, तो वो रात को ही 12 बजते ही अपने दोस्त के घर पर जा पहुंचेगी और उसे सरप्राइज कर देगी। उसने अपने दोस्त के घर पर जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसने सारा अपना सामान उठा लिया और ले जाकर अपनी गाड़ी में रख दिया, लेकिन लास्ट टाइम पर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन उसने ये बात ठान ली थी कि वो अपने दोस्त के घर पर तो जाने ही वाली है, आखिरकार वो उसे सरप्राइज करेगी, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो लिफ्ट लेकर अपने दोस्त के घर पर जा पहुंचेगी और इस बात का वेट करने लगी कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, उससे मैं लिफ्ट लूंगी। वहां पर काफी सारी गाड़ियां आती हैं, उसने हाथ भी दिया उन्हें रुकवाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि किसी गाड़ी में तो सिर्फ और सिर्फ कोई अकेला लड़का बैठा है और कोई ऐसी ही गाड़ी है जिसमें काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं, तो कोलिन ने उन्हें मना कर दिया और ये बात कही कि आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो किसी ऐसे लड़के के साथ बैठ जाती है जो कि अननोन है तो वो किसी भी तरीके से उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह 2-3 गाड़ियां निकल जाती हैं और उसके बाद एक और गाड़ी आई जिसमें एक यंग कपल बैठा हुआ था और उनके पास एक छोटा बच्चा भी था। तो कोलिन को ये गाड़ी बिल्कुल सेफ लगी और उनसे पूछा कि क्या आप लोग इस तरह इस जगह पर जा रहे हैं, तो उन दोनों कपल ने भी कहा कि हाँ, हम लोग उसी शहर जा रहे हैं। ये बात सुनकर कोलिन काफी ज्यादा खुश हुई और उसने उस कपल से पूछा कि क्या आप लोग मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे। ये कपल भी बड़े ही हंसी खुशी हाँ भर देता है, जिसके बाद कोलिन उनकी गाड़ी में बैठ गई अपना सारा सामान रखकर और वो सभी निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन अगर असल में मैं आप लोगों को बताऊं तो इस गाड़ी में कोई और नहीं जबकि जेनिस और कैमरून ही थे, जिनके घर पर अभी अभी एक न्यू बोर्न बेबी आया था। और कैमरून तो पहले से ही एक ऐसी लड़की की वेट में था जो कि उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और वो उसे उस टॉर्चर चैम्बर में ले जाकर रख सके। तो कैमरून उस लड़की को रियर व्यू मिरर से लगातार देखता जा रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है कि ये बंदा लगातार मेरी तरफ देख क्यों रहा है और हो ना हो ये गाड़ी मेरे लिए सेफ नहीं है। लेकिन फिर उसने साइड में बैठी जेनिस की तरफ देखा और उसने कहा कि ये इसकी वाइफ है, इनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और हो ना हो ये एक बिल्कुल छोटी सी हैप्पी फैमिली है और इन लोगों से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तभी वो साइड में देखती है जहां पर एक बड़ा सा कार्टून रखा हुआ था और उसके ऊपर एक कपड़ा भी बिछा हुआ था। तो उसके दिमाग में ये बात भी आई कि ये बड़ी सी चीज क्या है और आखिरकार ये गाड़ी मेरे लिए सेफ है या नहीं। और इसी तरह सोचते सोचते वो लोग जा पहुंचते हैं वहीं पर मौजूद एक गैस स्टेशन के पास। कोलिन उस टाइम उस गाड़ी से उतरती है और वॉशरूम के लिए चली जाती है और जब बाथरूम में वो पहुंचती है वहां पर जब उसने अपना थोड़ा टाइम बिताया तो उसका दिल यही बात बोल रहा था कि तुरंत उसे इस गाड़ी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हैं। एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है, ऊपर से जो वो ड्राइवर है वो गाड़ी में लगे शीशे से लगातार उसे ही देख रहा है, तो हो ना हो ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। लेकिन उसका दिमाग ये बात भी बोल रहा था कि उनके पास एक बच्चा है, एक वाइफ है और एक उसका पति है और ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इन सारी बातों को सोचकर वो वापस जाकर उस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी कुछ एक दूर और जाती है, जिसके बाद कैमरून ने कोलिन से पूछा कि यहीं पास में ही प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें बर्फ को काटकर काफी सारे अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए गए हैं, मैं अपनी फैमिली को वो दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग क्या जाकर वहां पर वो प्रदर्शनी देख लें। ये बात वो कोलिन से कहता है और कोलिन भी इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो पहले ही उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठी हुई है, उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर कोलिन खुद जाने के लिए बोल रही थी। तो कोलिन उसे मना नहीं कर पाई और उसने कहा कि चलो ठीक है आप लोग चलिए वहां पर, मैं भी वहां पर उस प्रदर्शनी को देख लूंगी। और ये बात बोलकर कैमरून अपनी गाड़ी उस प्रदर्शनी की तरफ ले लेता है। लेकिन आधे घंटे तक गाड़ी चलने के बाद कैमरून ने एक जगह गाड़ी रोक दी और कोलिन को पता चलता है कि यहाँ पर तो किसी भी तरह की कोई प्रदर्शनी है ही नहीं। तो उसने कैमरून से पूछा और कैमरून ने कहा कि सारी प्रदर्शनी तुम्हें दिख जाएंगी, जरा आराम से बैठी रहो। और ये बात बोलकर कैमरून और जेनिस गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं
हैं। कोलिन कुछ समझ नहीं पाई और इतनी ही देर में जेनिस ने उस कार्टून से कपड़ा हटाया जो कि पीछे कोलिन के पास ही रखा हुआ था। दरअसल ये कोई कार्टून नहीं जबकि एक लकड़ी का बक्सा था और ये बड़ी ही अजीबोगरीब शेप से कटा हुआ था जिसके अंदर एक छोटा सा होल था। तो कैमरून ने कोलिन की तरफ एक चाकू दिखाया और उसे ये बात कही कि वो अपना सिर इस बक्से में डाल दे। कोलिन अब तक ये बात समझ चुकी थी कि अब तक जिस चीज से वो घबरा रही थी वो झूठ नहीं जबकि सच है, यानी कि वो अब इनके चंगुल में फंस चुकी है और उसे कोई अंदाजा नहीं कि असल में ये बंदे कौन हैं और ये उससे क्या चाहते हैं। लेकिन कैमरून के हाथ में चाकू था और वो कोलिन को किसी भी टाइम वो मार सकता था, तो उसने ये बात कही कि कोई बात नहीं, आप लोग मुझे नुकसान मत पहुंचाइए, आप जिस भी तरह से जो कुछ भी बोलेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। तो कैमरून ने वो बक्सा खोला और कोलिन का सिर उसके अंदर डाल दिया, जिसके बाद उसे बंद कर दिया और उसके ऊपर लगे बटन से उसे लॉक कर दिया। सिर में वो बक्सा फंस जाने के बाद कोलिन को पता चलता है कि ये काफी ज्यादा भारी है क्योंकि उसका वजन लगभग 9 से 10 किलो का था। अब कोलिन जेनिस और कैमरून के पूरे तरीके से कब्जे में आ चुकी थी, तो उन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में लेटाया और आ पहुंचे वापस अपने घर पर। उसे सीधा का सीधा वो लोग अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उसके फेस को फ्री कर देते हैं, जिसके बाद वो देखती है कि वो एक ऐसे कमरे में आ चुकी है जो कि चारों तरफ से बिल्कुल बंद है और उसे इस बात का भी अंदाजा हो चुका था कि अब वो कहीं और नहीं जबकि किसी बेसमेंट में है। यहाँ पर चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं और ऊपर से कैमरून ने भी उसे ये बात बोल दी थी कि तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम चिल्लाओगी तो बाहर कोई तुम्हारी आवाज सुने ना सुने हम लोग तुम्हारी आवाज से परेशान जरूर हो जाएंगे और अगर हम परेशान होते हैं तो हम लोग तुम्हें चुप जरूर करवा देंगे और वो भी हमारे अलग तरीके से, जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। क्योंकि कैमरून ने कोलिन से ये बात कह दी थी कि अगर वो ज्यादा चिल्लाती है तो वो उसकी जीभ काट देगा। कोलिन ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन ये बात मुझे प्लीज बता दो कि तुम लोग मुझे यहाँ पर किडनैप करके क्यों लाए हो और तुम हमसे क्या चाहते हो। तो कैमरून ने कहा कि बहुत जल्द तुम्हें सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अब तुम्हारा टाइम हो चुका है आराम करने का। तो कोलिन ने देखा कि यहाँ पर तो कोई बेड है ही नहीं। तो कैमरून ने कहा कि इधर उधर देखने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल ताबूत जैसा, इसके अंदर तुम्हें लेटना है। तो कोलिन ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर लेट जाऊंगी, लेकिन कैमरून ने कहा कि तुम्हें इसके ऊपर नहीं जबकि इसके अंदर लेटना है। उसको उसके अंदर लेटाकर उन लोगों ने उसे ऊपर से बंद कर दिया। कोलिन को अंदर बंद करते ही कोलिन का दम घुटने लगा, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि कैमरून ने पहले ही उसे ये धमकी दे दी थी अगर वो चिल्लाती है तो वो उसकी जीभ उसके मुंह से अलग कर देगा। वो अंदर लेटी लेटी इसी बारे में सोच रही थी कि आखिरकार उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि ये कपल इस तरह से उसे यहाँ पर ले आया है और उसके साथ इतने ज्यादा बुरे सुलूक कर रहा है। तो कोलिन चिल्लाती तो नहीं है, लेकिन वो बार बार में उस कपल से ये बात जरूर पूछती है कि आखिरकार मेरी ऐसी क्या गलती है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और मेरा कुछ ऐसा हाल कर रखा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे वापस यहाँ से जाने दो। लेकिन वो कपल उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहीं पर बंद करके छोड़ देता है। कुछ एक देर बाद ही वो दोनों कपल वहां पर वापस आते हैं और उस लड़की को बाहर निकालकर उसे खाना वगैरह देने के बाद उसे ये बात बोलते हैं कि वो अपने सारे के सारे कपड़े निकाल दे। उस लड़की ने इस बात से इनकार किया तो कैमरून ने अब की बार और भी ज्यादा एक बड़ा चाकू निकाल लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाऊंगा, जो कुछ भी मैं बात बोलूं उसे तुम जल्द से जल्द कर दिया करो। तो कोलिन ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और उसके कपड़े निकालने के बाद कैमरून ने उसके दोनों हाथों को बांधा और एक ऊंची सी जगह पर रस्सी के साथ लटका दिया। वो अब अपने दोनों हाथों को ऊपर किए हुए दीवार के सहारे लटकी हुई थी। तो कैमरून ने अपना अत्याचार उसके ऊपर करना शुरू किया। सबसे पहले वो हंटर लेता है और उसके ऊपर काफी सारे वार करता है। कोलिन कुछ समझ नहीं पाई और वो लगातार चीखते चिल्लाते हुए एक ही बात बोल रही थी कि मेरी क्या गलती है जो तुम यहाँ पर मुझे ले आए, अगर मुझसे भूल चूक में अगर कोई गलती हुई भी है तो मैं तुम लोगों से माफी चाहती हूँ और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन ना तो कैमरून इस बात का जवाब देता है और ना ही जेनिस। वो लोग उसे खाना देते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और यहाँ पर आने के बाद उसे कपड़े तो कभी पहनने दिए ही नहीं, जिसके बाद वो उसे 22 से 23 घंटों के लिए उस ताबूत में बंद कर दिया करते। उसे उस ताबूत के अंदर काफी ज्यादा घुटन महसूस होती, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाती, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। 3 से 4 महीने तक यही बात चलती है कि उसे बाहर निकाला जाता है, उसे खाना वगैरह दिया जाता है, जिसके बाद उसे टॉर्चर करने के बाद वापस उसी ताबूत में बंद कर दिया गया। 3 से 4 महीने लगातार इसी तरह चलने के बाद आखिरकार नवंबर 1977 में उसे थोड़ी आजादी दी गई और आजादी के नाम पर भी कोलिन को उस ताबूत से बाहर निकाला जाता और उससे घर की साफ सफाई करवाई जाती, जिसके बाद उसे खाना देकर उसे टॉर्चर करके वो लोग वापस
जेनिस उसी ताबूत में उसे बंद कर दिया करते थे। और उसके बाद टाइम आया 25 जनवरी 1978 का, जब कैमरून ने कोलिन को पूरी डिटेल से बातें बताई कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है और वो लोग उससे क्या चाहते हैं। उसने बताया कि वो एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी का मेंबर है जिसे काफी ज्यादा पावरफुल लोग चलाते हैं, जैसे कि पुलिस हुए, जज हुए या फिर नेताओं को ही क्यों न ले लिया जाए। वो लोग अपने मनोरंजन के लिए इस तरह लड़कियों को किडनैप करवाते हैं और उसके बाद लगातार 24 घंटे उन लड़कियों के ऊपर नजर रखते हैं। उन लोगों के पास ऐसी उच्च तकनीक के काफी सारे उपकरण हैं जिनसे वो लोग उन लड़कियों को 2400 घंटे देख सकते हैं और उन लड़कियों को तो पता ही नहीं चलता कि वे उपकरण उनके आसपास कहां पर मौजूद हैं। और कल को अगर किडनैप की गई लड़कियां भाग भी जाती हैं तो उन सभी उपकरणों से वो लोग पता लगा लेंगे कि आखिरकार वो लड़की अब कहां पर है। और जब वो लोग किसी लड़की को उठाते हैं, किडनैप करवाते हैं, तो उसी टाइम से उन लोगों को उस लड़की के परिवार के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। और अगर लड़की भाग भी जाए तो उस लड़की को भी मार दिया जाएगा आखिर में, और उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे में अगर वो लड़की चाहती है कि वो जिंदा रहे, उसके परिवार वाले जिंदा रहें, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। तो कैमरून ने उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा और उस पे कहा कि यहाँ पर साइन कर दो कि तुम इस चीज के लिए तैयार हो, और अगर तुम यहाँ पर साइन करने से मना करती हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जो चाहने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन सब का भी सफाया कर दिया जाएगा। तो कोलिन ने कहा कि ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कुछ तुम कहोगे मैं बिल्कुल वही करने के लिए तैयार हूँ। तो एक जगह कोलिन ने साइन किए, दूसरी जगह उस कंपनी के एजेंट के तौर पर कैमरून ने साइन किए, और इन दोनों के बीच गवाह के रूप में जेनिस ने भी अपने साइन दिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद कैमरून ने उसे सेक्सुअली भी असोल्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक वो लोग सिर्फ उसे टॉर्चर करते थे, अपना घर का नॉर्मली काम करवाते थे, जिसके बाद उसे वापस उसी ताबूत में बंद करने के बाद अगली सुबह फिर से वही रूटीन चलता था। लेकिन अब एक जो नई चीज जुड़ गई थी कोलिन की लाइफ में, वो ये था कि कैमरून अब उसे सेक्सुअली असोल्ट करने लगा था। और अब कैमरून ने जेनिस से ये बात कही कि वो अपना घर बदलना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उन लोगों ने एक और जगह पर अपना घर बनाया और वहां पर एक वाटर बेड मौजूद था। कोलिन को भी लगा कि शायद ये लोग अपना घर चेंज कर ही रहे हैं, तो मुझे इस ताबूत से निकालकर वाटर बेड पर रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो वाटर बेड जेनिस और कैमरून के लिए था, और जो कोलिन के लिए था वो बिल्कुल वही ताबूत था जो कि उस बेड के नीचे वो लोग रखने वाले थे। अब कैमरून कोलिन के कामों से काफी ज्यादा खुश था, तो उसने ये बात उससे कही कि कंपनी तुम्हारे कामों से काफी ज्यादा खुश है, तुम बाहर किसी से फालतू बातें नहीं करती और सिर्फ वही काम कर रही हो जो कि कंपनी ने तुम्हें कहे हैं। तो इस बात से खुश होकर कंपनी तुम्हें इस बात की आजादी देती है कि तुम बाहर जाकर किसी और से भी बातें कर सकती हो। लेकिन इस बारे में बिल्कुल याद रखना कि कंपनी तुम्हारे ऊपर हर टाइम नजर बनाए हुए है, और अगर तुम छोटी सी भी गलती करती हो, इस बारे में किसी को जाकर बताती हो, तो कंपनी को सीधा पता चल जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कोई गोली आकर सीधा तुम्हारे सिर में होल कर दे, और उसके बाद तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली भी निपट जाए। तो कोलिन बाहर जाकर उनके पड़ोसियों से मिलती है, बातें करती है, लेकिन उसने इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं कि वो बाहर जाकर कोई ऐसा काम करेगी जिससे वो कंपनी नाराज होगी, और उसके बाद उसके साथ साथ उसके परिवार को भी खत्म कर देगी। ये सारी चीजें बिल्कुल मजे से चल रही थी। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब कैमरून ने कोलिन से कहा कि अब की बार फिर से कंपनी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश है कि तुम बाहर मौजूद अपने पड़ोसियों से भी काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन बनाए हुए हो, तो कंपनी ये बात बोलना चाहती है कि तुम अपने घर पर बात कर सकती हो। ये बात बिल्कुल अजीब थी और जेनिस को भी समझ नहीं आई कि आखिरकार कैमरून ये सब क्यों कर रहा है। और कैमरून ने कोलिन के घर पर फोन करके उसकी जब बात करवाई, तो सबसे पहले फोन कोलिन की बहन ने उठाया, और जब उसने पहली बार अपनी बहन की आवाज इतने सालों बाद सुनी, क्योंकि ये कॉल 1980 में करवाया गया था और वो 1977 में ही गायब हो चुकी थी, तो 3 साल बाद अपने बहन की आवाज सुनकर कोलिन की बहन ये समझ ही नहीं पाई कि वो आखिरकार किस तरह का रिएक्शन दे। लेकिन उसने ये बात कोलिन से पूछनी शुरू कर दी कि आखिरकार वो कैसी है, इतने दिनों तक वो कहां पर थी, और उसने अपने घर वालों को इस तरह अचानक क्यों छोड़ दिया। तो उस टाइम कोलिन ने इतना ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस अपनी बहन को यही बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, और घर वालों को बोल दे कि वो ज्यादा परेशान ना हो। वो कुछ एक देर तक और भी बातें करते हैं, लेकिन उसकी बहन जब तक उसका पता पूछ पाती, कोलिन ने फोन काट दिया था। कोलिन अपने घर पर बातें करके काफी ज्यादा खुश थी, और ये बात देखकर कि जिस तरह से अच्छा बर्ताव वो कर रही है, कंपनी भी उसके ऊपर काफी सारी रियायत कर रही है, तो वो उस कंपनी के रूल और भी ज्यादा अच्छे से फॉलो करने लगती है। और 3 महीने बाद ही इस घटना के कैमरून कोलिन से कहता है कि तुम और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो,
जिसके चलते कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि तुम अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने के लिए जा सकती हो। ये बात सुनकर कोलिन और ज्यादा खुश हुई, लेकिन कैमरून ने ये बात भी कही कि भूलना बिल्कुल भी मत, तुम्हारे ऊपर कंपनी की 2400 घंटे नजर रहेगी और वैसे भी अगर तुम चाहो तो तुम 24 घंटे के लिए अपने परिवार के साथ रह सकती हो। कैमरून ये बात बोलकर कोलिन को उसके परिवार से मिलवाने के लिए उसके घर पर लेकर गया और वहां पर जाने के बाद कोलिन अपने परिवार से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई। उसके परिवार वाले भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार हमारी बेटी जो भी हो, जिस भी हालत में हो, कम से कम जिंदा तो है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने ये बात सोच ली थी कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे पुलिस स्टेशनों में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, काफी सारे रिसर्च अभियान चले थे, लेकिन आखिरकार जब वो नहीं मिली तो उन लोगों ने यही बात सोची कि शायद वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो कैमरून ने बताया कि कोलिन ने उसके साथ शादी कर ली है, अब वो दोनों पति पत्नी हैं और एक साथ ही रहते हैं। कोलिन अपनी माँ से मिलती है, अपने पिता से मिलती है, अपने भाई बहनों सबके साथ वो अच्छा टाइम बिताती है और उसके घर वाले भी ये बात पूछते हैं कि जिस लड़के के साथ तुम रहती हो, जिसके साथ तुमने शादी कर ली, कोई बात नहीं, तुमने शादी कर ली अच्छी बात है, लेकिन क्या ये तुम्हें खुश रखता है? ये सारी बातें वो कोलिन से पूछ रहे थे, लेकिन कोलिन ने एक ही बात कही कि हाँ, वो उसके साथ खुश है। तो आखिरकार कोलिन के घर वालों ने कोलिन और कैमरून की एक फोटो भी ली, जिसमें वो दोनों पास में खड़े हुए थे और उन लोगों ने कहा कि कम से कम हमारे पास हमारे फैमिली मेंबर्स की फोटो तो होनी चाहिए, जिसके तौर पर उन लोगों ने उस टाइम वो फोटो खींची और उस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि कोलिन काफी ज्यादा स्माइल कर रही है, लेकिन असल में उनके घर वालों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये जो लड़की स्माइल कर रही है ये उसकी असली स्माइल नहीं है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। कैमरून कोलिन को उनके घर वालों से मिलवाकर वापस ले आता है, लेकिन वापस लाते ही पता नहीं कैमरून के दिमाग में क्या आई कि वो काफी ज्यादा चिंता में पड़ गया और उसने कोलिन को वापस उसी ताबूत में डाल दिया, क्योंकि शायद वो काफी ज्यादा घबरा गया था कि वो लोग उनके घर पर थे और हो सकता है गलती से भी कोलिन अपने घर वालों को इस बारे में बता देती तो उसका क्या हाल होता। और यही बात सोचकर वो काफी ज्यादा घबरा गया, जिसके बाद उसने वापस उसे उसी ताबूत में डाल दिया और वही प्रोसेस शुरू हो गया कि 22 से 23 घंटे वो उसे उस ताबूत में रखता, जिसके बाद उसे 1-1.5 घंटे के लिए बाहर निकालता ताकि वो खाना पीना खा सके और उसे कैमरून थोड़ा टॉर्चर कर पाए। लेकिन 3 साल तक उसे उस ताबूत में रखने के बाद 1983 में फिर से उसे ये बात लगती है कि इस लड़की को थोड़ी आजादी देनी चाहिए, जिसके बाद वो उसे बाहर निकालता है और इसे ये बात कहता है कि अब अगर तुम चाहो तो बाहर जाकर जॉब भी कर सकती हो। कोलिन इस बात के लिए तैयार हो गई और आखिरकार कैमरून ने उसे एक जॉब भी दिलवाई, जहां पर उसे सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करना था और वो वहां पर जाकर काम करने भी लगती है। वो उस जॉब से जितना भी पैसा कमाया करती थी वो सारा का सारा लाकर कैमरून को दे देती, जिसके बाद उसके टॉर्चर को सहन करती। खाना पीना खाने के बाद कैमरून वापस उसे उस ताबूत में डाल देता और अगली सुबह जैसे ही होती तो वो उसे बाहर निकालकर खाना वगैरह खिलाने के बाद नौकरी पर वापस भेज देता। नौकरी करके जब वो वापस आती तो फिर से वो उसे टॉर्चर करता, खाना वगैरह देता और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता, जिसके बाद सारा कुछ काम हो जाने के बाद उसे वापस उसी ताबूत में डाल देता। नॉर्मल तौर पर हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि इतनी बुरी अगर उसकी जिंदगी चल रही थी तो आखिरकार वो वहां से भाग क्यों नहीं गई, लेकिन इसका मेन कारण ये था कि वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और उसका दिमाग अब अच्छे से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 22 से 23 घंटे एक ताबूत में बिताया करती थी, जिसके कारण उसकी डिसीजन पावर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और उसे एक ही बात के बारे में पता था कि अगर वो गलत कदम उठा लेती है तो उसकी जान तो जाएगी ही जाएगी, उसके साथ साथ उसके घर वाले भी मारे जाएंगे। लेकिन इसी टाइम दूसरी तरफ कैमरून के दिमाग में ये बात आ रही थी कि एक तो मेरी बिल्कुल स्लेव तैयार हो चुकी है, जो कुछ भी मैं कहूंगा इसे वही कुछ ये करेगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक नहीं जबकि ऐसी ऐसी काफी सारी चाहिए। तो उसने अपने घर के पीछे अब एक नया बेसमेंट बनाना शुरू कर दिया और उसने ये बात सोची थी कि ये तो सिर्फ एक है और मैं अब की बार काफी सारी रखूंगा, और वो इसी बात की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो 7-8 साल इस बात को बीत चुके थे और कैमरून कोलिन के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था और वो अक्सर जेनिस से इस बारे में बात किया करता था कि वो कोलिन के साथ शादी करना चाहता है, वो उसकी दूसरी वाइफ होगी। जेनिस ने इस बात के लिए इनकार कर दिया, लेकिन कैमरून वही काम करना चाहता था जो कि उसके दिमाग में आती, तो उसने ये फाइनल डिसीजन उसे सुना दिया कि वो उसकी सेकंड वाइफ बनने वाली है। और जेनिस को जब ये बात लगने लगी कि ये बंदा तो उसके साथ शादी करके ही मानेगा, तो एक टाइम ऐसा आया जब कैमरून घर से बाहर गया हुआ था और कोलिन अपनी नौकरी की छुट्टी करके वापस घर पर आई, तो जेनिस ने कोलिन को वो सारी की सारी बातें बता दी जो कि उसे पता होनी चाहिए थी, जैसे कि कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसी कोई भी मशीनें नहीं जो कि तुम्हारे ऊपर 24
2400 घंटे नजर रख पाएं। और वो सारी बातें कोलिन को बताई जो कि कैमरून कोलिन को बताकर डराया करता था। कोलिन को जब ये बातें पता चली तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई कि यार जिस बंदे की तू बातें सुन रही थी इतने दिनों से और उसका टॉर्चर सहन कर रही थी, असल में ऐसी कोई चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो कोलिन ने जेनिस का धन्यवाद किया कि तुमने भले ही लेट बताया हो लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। और ये बात बोलकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले उसने कैमरून के पास कॉल किया और उसे सारी बातें बताई कि जिस तरह की बातों में वो उसे उलझाए हुए था, कंपनी ऐसे है, इस तरह का वो काम कर सकती है, उन सभी बातों के बारे में उसे पता चल चुका है और अब वो वापस अपने घर पर जा रही है। तो दूसरी तरफ कैमरून फोन पर रोने लगता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। कोलिन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दंग रह गई कि किस तरह का वो बंदा है जो कि पिछले 7 सालों से 8 सालों से लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था और आज जब उसे असल सच्चाई पता चली है और वापस अपने घर पर जा रही है तो वो ये बात कह रहा है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। और ये सारी बात बोलकर कोलिन वापस अपने घर पर चली जाती है। जेनिस भी चुप नहीं बैठती जबकि वो एक पादरी के पास जाती है और उसके पास जाकर उसने कन्फेस किया कि इस तरह का वो लोग काम कर चुके हैं और पूरी डिटेल में वो कहानी बताई कि आज तक उन लोगों ने कोलिन के साथ क्या कुछ किया है। तो पादरी ने जेनिस से कहा कि ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे पाप नहीं धुल जाएंगे, जबकि तुम्हें तो ये सारी की सारी बातें पुलिस को बतानी चाहिए और तुम मत बताओ, मैं ही जाकर बता देता हूँ। और वो पादरी पुलिस के पास जाकर उस सारी घटना के बारे में पुलिस को बताता है। पुलिस पादरी की बातों को सुनकर कैमरून के पास जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जेनिस से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने इन सब बातों के लिए हाँ भरी कि जेनिस और कैमरून दोनों इस चीज में शामिल थे। दूसरी तरफ अब तक कोलिन भी पुलिस में आ चुकी थी और उसने जब ये रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसे पता चला कि पुलिस को इस बारे में पहले ही पता है और उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरून ने ये बात कही कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तो जेनिस ने कहा कि जनाब आप लोग मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को पूरा सबूत दिखाती हूँ। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो टॉर्चर चैम्बर था। कोलिन को हर रोज टॉर्चर किया जाता था, साथ में ही वो सारी की सारी बेड़ियां, वो ताबूत और वो सारे इक्विपमेंट दिखाए जाते हैं जिससे उसे हर रोज प्रताड़ित किया जाता था। तो ये सारा केस समझने के बाद इस केस को कोर्ट में पहुंचाया गया और वहां पर जब जज ने ये केस पढ़ा तो कैमरून को 105 साल की सजा सुनाई। कैमरून 2020 तक जेल में ही था और उसके बाद कोरोना आ गया, जिसके बाद पुलिस ने ये डिसाइड किया कि हमें जेल में मौजूद कैदियों की संख्या को थोड़ा घटा देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है यहाँ पर भी काफी सारे लोग अपनी जान गंवा दें। और इसी में रिहा होने वाले लोगों में एक अर्जी कैमरून की भी थी। लेकिन जब इस बात पर डिस्कस किया जा रहा था कि किस बंदे को छोड़ना है किसको नहीं, ये केस उस टीम के पास पहुंचता है तो उन लोगों ने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया कि इस बंदे को तो बाहर भेजना ही नहीं चाहिए। और आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो कैमरून जेल में ही है।